अस्सलामुअलैकुम, सुबह खैर। कैसे आप सब लोग? ठीक ठाक हैं, मज़े में हैं, अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे हैं और हमारे शो का इंतज़ार भी कर रहे होंगे। अच्छा जी, दिन का आगाज़ करते हैं और दिन के आगाज़ में अच्छी बात ये, अच्छी खबर ये कि बारिश हो गई है। लेकिन बारिश से इतना कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ा। हब्स जो है उतना ही है, हब्स की जो कैफियत है वो थोड़ी सी कम हुई है, हब्स की शिद्दत थोड़ी सी कम हुई है। लेकिन कल अगर बारिश ना होती तो यकीन करें और ज़्यादा बीमारियां फूट पड़ती, क्योंकि बारिश ना होने की वजह से जो एक हब्स था और जो एक गर्मी थी, जो समझ में ना आने वाली गर्मी थी कि जाती हुई गर्मी जो है वो इतनी कड़ाकेदार है कि सूरज जो है उसका पारा ही हाई हो गया है। लेकिन खैर बारिश हो गई और लोगों का मूड भी अच्छा हो गया। कुछ लोग ख्वाबों की तरफ निकल गए, कुछ लोगों को फिर ट्रैफिक का मसाइल का सामना हुआ, कुछ लोगों ने यही कहा कि जी थोड़ी सी बारिश हुई है और इतने सारे फीडर्स ट्रिप कर गए। ये सब कुछ तो चलता ही रहता है। लेकिन अभी आपके साथ में बात करते हैं और कुछ बात करते हैं कि स्किन एलर्जीज़ जो होती हैं ये एक बड़ा सीरियस मैटर है। स्किन एलर्जी जिन लोगों को होती है ये वो जानते हैं कि वो किस कैफियत से गुजर रहे होते हैं। उनको पता होता है कि उनकी स्किन पर जो है वो रैशेज़ हो जाते हैं। ये उनको अच्छे तरीके से पता होता है कि वो स्किन जो है उनको कितना इरिटेट करती है, उनको इचिंग होती है। अच्छा, इस ज़मन में इस सारी सूरत हाल में आप डॉक्टर के पास जाते हैं और वो आपको सोलूशन, सोप और बहुत सारी चीज़ें जो है वो आपको सजेस्ट करते हैं और बताते हैं कि आपने जो है ये एंटीबायोटिक्स भी लेनी है, आपने ये जो सोल्यूशन है इसका भी बाकायदा तौर पर जो है वो इस्तेमाल करना है। लेकिन एक रेमेडी जो मैं आपके साथ में शेयर करती हूँ, जिस रेमेडी में आपको कुछ करना नहीं है बल्कि बाहर जाना है। और बाहर कैसे जाना है? अपनी छत पे जाना है, बरामदे में जाना है, किसी कोर्टयार्ड में जाना है, गली में अगर आपकी ऐसी कोई बाउंड्री वॉल जगह है तो आप वहाँ चले जाएँ और अपने आप को धूप लगाएं। जो लोग बहुत ज़्यादा घरों में रहते हैं, जो लोग ओवरऑल बहुत ज़्यादा ठंड में रहने के आदी होते हैं, उनको भी स्किन एलर्जी होती है और उनकी स्किन एलर्जी ठीक नहीं होती। तो विटामिन डी भी बनेगा और धूप में बैठें। ये नहीं है कि आप झुलसती हुई धूप में बैठ के झुलस के जल जाएं, ऐसा नहीं। लेकिन जिसको कहते हैं ना धूप सेकना, सुबह के टाइम पर या किसी ऐसे टाइम पर जब आपको अच्छी धूप मिले जो आपको डायरेक्टली इफेक्ट भी ना करे, तो कम से कम बाहर जाएं, धूप में घूमें और थोड़ा सा जो वो वेदर है ना, थोड़ा सा उसका जो मज़ा है वो ज़रूर लें, चाहे वो गर्मी है या सर्दी है। क्योंकि जो लोग बिल्कुल घरों में बैठे रहते हैं उस वजह से भी बहुत ज़्यादा उनको प्रॉब्लम होती है और रेमेडीज़ और बहुत सारी ऐसी जो मेडिसिन हैं वो काम नहीं कर रही होती। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं और अब कुछ बात कर लेते हैं पेट्रोल प्राइसेस। पेट्रोल प्राइसेस हो गए हाई। हुकूमत ने जो है वो पेट्रोलियम मसनूआत की जो कीमतें हैं उसमें इजाफा कर दिया है और कल इसी हवाले से हम बात कर रहे थे। लेकिन फिर वही बात हुई कि ये जो कीमतों में इजाफा है, ये इजाफा जो जनाब कर दिया गया है, आवाम है परेशान। डीज़ल की कीमत में फ़ी लीटर 4 रुपये 4 पैसे का जो है वो इजाफा किया गया है। अच्छा जी, डीज़ल की जो नई कीमत है वो आ गई है 276 रुपये 81 पैसे और इसके अलावा पेट्रोल जो है वो 4 रुपये 7 पैसे फ़ी लीटर महंगा हो गया है। आगे बढ़ते हैं और शरह कैद का जो मौसम है वो आपको बताते हैं कि 11 बजे मौसम कैसा रहेगा, 12 बजे मौसम कैसा रहेगा और इसके अलावा जो है 1 बजे मौसम कैसा रहेगा, ताकि आप जब जाएं बाहर तो आपको पता हो कि आपने किस टाइम पर बाहर जाना है। तो हेयर वी हैव ऑन आवर स्क्रीन 33 सेंटीग्रेड 11 AM, 12 PM जो है वो होगा जनाब 33 सेंटीग्रेड, 34 एंड 35 2 बजे। तो ये 2 बजे तक का ओवरऑल वेदर है, जो वेदर कंडीशंस मैंने आपके साथ में शेयर की। वी हैव करेंसी रेट्स। तो अभी आपको जल्दी से आगे बढ़ते हैं और बताते हैं कि करेंसी रेट्स जो हैं वो क्या हैं। तो जो करेंसी रेट्स हैं वो क्या हैं, करेंसी रेट्स दिखाएं जी कि करेंसी रेट्स जो हैं वो क्या हैं। तो ऑस्ट्रेलियन डॉलर है 190, कैनेडियन डॉलर है 207, यूरो जो है वो 336 है, कुवैती दिनार जो है वो 922 है। इसके अलावा जो है वो क्या है जी, इसके अलावा यूके पाउंड जो है वो 385 है, सऊदी रियाल जो है वो 75 है, स्विस फ्रैंक 353 है और यूएस डॉलर जो है वो है जी 282। और जल्दी से बढ़ेंगे आगे और आपके साथ में वेजिटेबल के प्राइस शेयर करेंगे ताकि आप ग्रॉसरी करने जाएं तो उससे पहले आपको पता हो कि आप कितना महंगा सौदा घर पे लेके आते हैं। तो जनाब ये है टमाटर 150, फिर उसके बाद है आलू 69, फिर उसके बाद है लहसुन 299, फिर उसके बाद है अदरक 391 और फिर उसके बाद है गाजर 70, फिर उसके बाद है तुरई 46, फिर उसके बाद है लौकी 92, फिर उसके बाद है फूल गोभी 115, वी हैव खीरा 69, देन वी हैव भिंडी 115 और उसके बाद है फिर जनाब प्याज 69। तो ये तो हो गई जी प्याज और खीरा और आलू, जो कि स्किन के लिए भी बड़े बेनिफिशियल हैं, आपकी सेहत के लिए भी बड़े बेनिफिशियल हैं। और सब्जियां खाएं
और गोश्त से जो है थोड़ा सा अवॉइड करें। ये नहीं मतलब हफ्ते में एक दिन खाएं गोश्त, लेकिन बहुत ज़्यादा गोश्त ना खाएं। अच्छा जी, गोल्ड के प्राइस जो हैं वो कहाँ तक पहुँचे हैं? और आलमी मार्केट में सोना जो है वो $37 महंगा, फिर महंगा, अच्छा $37 महंगा होकर $3,855 फ़ी ऑन्स की बुलंद तरीन सतह पर जो है वो पहुंच गया है। और एक तोला सोना जो है वो 3,178 रुपये महंगा हो गया। एक तोला सोना 4,06,778 रुपये की नई बुलंद तरीन सतह पर जो है वो पहुंच गया है। 10 ग्राम सोना जो है वो 2,725 रुपये महंगा होकर 3,48,746 रुपये की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया है। अच्छा, आज की अहम हेयरिंग्स, आज की अहम समातों का जिक्र कर लेते हैं। सिंध हाई कोर्ट में अहम केसेस की जो है वो समात होने जा रही है। आइनी बेंच और रेगुलर बेंच के रूबरू जो है अहम केसेस समात के लिए मुकर्रर हैं। लापता अफराद, गैर कानूनी तामीरात और तजावुज़ात से मुतालिक दरखास्तें जारी हैं। अच्छा जी, एक और अहम खबर, उसके बाद आपको जो है वो न्यूज़ सेशन में लेके जाएंगे जहाँ पर टॉप स्टोरी हम डिस्कशन करेंगे। FBR, जी हाँ FBR ने गोशवारे जमा कराने की तारीख में तौसीह कर दी है। FBR ने टैक्स गोशवारे जमा करवाने की नई तारीख 15 अक्टूबर मुकर्रर कर दी है। अच्छा जी, ये इन्होंने तौसीह कर दी है इन तारीखों में। अच्छा जी, फ़्लाइट्स, कौन कौन सी फ़्लाइट जो हैं वो कैंसिल हो गई हैं? तकनीकी और ऑपरेशनल वजूहात के 22 कराची से रवाना होने वाली जो फ़्लाइट्स हैं वो 11 परवाज़ें जो हैं वो मनसूख हो गई हैं। कराची से मस्कत ओमान एयर, कराची से दुबई एमिरेट्स की परवाज़, कराची से बैंकॉक थाईलैंड की परवाज़, कराची से जद्दा एयर ब्लू की परवाज़, कराची से स्कर्दू एयर ब्लू, कराची से इस्लामाबाद एयर साल और कराची से लाहौर एयर साल की परवाज़ और कराची से जद्दा सीरीन एयर की परवाज़ जो है वो मनसूख हो गई है। मौसम बदल रहा है, इसके अलावा मौसम के साथ साथ जो है वो मिजाज बदल रहे हैं, लेकिन बीमारी के मिजाज भी बदल रहे हैं, बीमारियां भी बदल रही हैं। और मौसम की तब्दीली के बायस जो बच्चे हैं अब वो बीमार पड़ गए हैं। सिंध गवर्नमेंट चिल्ड्रन अस्पताल में बड़ी तादाद में जो बच्चे हैं वो नज़ला, ज़ुकाम, बुखार इस कैफियत में लाए जा रहे हैं। तो इस मौसम में ज़्यादा से ज़्यादा एहतियात करें, लू से बचें, गर्म मौसम में बाहर ना निकलें और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अच्छा जी, टॉप स्टोरीज़ के लिए हमें ज्वाइन किया है न्यूज़ सेशन में ब्यूरो चीफ कराची अशरफ भाई ने, और उनके साथ हैं वसीम भाई। उनको वेलकम करते हैं शो में। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। कैसे अशरफ भाई, ठीक ठाक है? ठीक ठाक, बिल्कुल ज़बरदस्त। अच्छा जनाब, पहले तो अशरफ भाई से मौसम का हाल पता कर लेते ना। अशरफ भाई देखें, बारिश हो गई कल, लेकिन फिर भी मौसम उतना बेहतर नहीं हुआ कराची का, हब्स है जी। जैसे कि महकमा मौसमियात ने बताया सबा, जो ये आ रहा है जो तूफ़ान नुमा बनकर जो आ रहा है तो कराची से अच्छा खासा दूर था। कल उसके असरात नज़र आए अचानक से, सडनली जो है कराची के मुख्तलिफ इलाकों में, एक साथ नहीं, अलग अलग जगह पे। हम भी हैरान थे कि पहले आपने मतलब हमने देखा कि साइड एरिया में हुआ, मारीपुर पे हुआ, अचानक से 5 से 10 मिनट की बारिश हुई, स्पेल रुक गया, फिर वो करते 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 वो पूरे शहर में फैला, फिर कुरंगी इंडस्ट्री एरिया में भी आया, फिर डिफेंस, क्लिफ्टन और कराची के मुख्तलिफ इलाकों में, लेकिन स्पेल बहुत तेज़ था। और जैसे कि आपने यहाँ पे बताया कि बहुत सारे लोग, मेरी आवाज़ से लग रहा होगा कि तबीयत थोड़ी सी, क्योंकि अंदर बाहर हो रहे थे, बारिश भी हो रही थी, तो बाहर जाके वो भी अपडेट कर रहे थे, फिर हमने लाइव भी किया। तो जो गीले हुए फिर अंदर आए तो उससे तबीयत थोड़ी, अब घर पे भी जो है क्योंकि मौसम बहुत डेंजरस हुआ हुआ है और माशाल्लाह से जो माहौल है हमारा साफ़ सुथरा, इतना पेरिस है ना ये, तो पेरिस होने की वजह से इतना साफ़ सुथरा है कि लोग शदीद जो है ना बीमारी, क्योंकि ऐसी सूरत हाल में जब गंदगी पड़ी हुई हो, फिर बारिश हो, फिर उसके बाद उसके ऊपर मक्खियाँ, कीड़े मकोड़े ये जो बैठते हैं, उसके बाद वो आके फिर जो हैं जरासीम को फैलाते हैं। इस वक्त ख़ास तौर से बच्चों के लिए ना बहुत ही डेंजरस सिचुएशन है, क्योंकि आज जो महकमा मौसमियात का मैं देख रहा था, आज भी है दोपहर से फिर मौसम मूड अच्छा हो जाएगा, क्योंकि अभी आपने देखा गर्मी है, शिद्दत आ रही है, यानी कि आप 34, 35 फील लाइक 37, तो ना हब्स नहीं ख़त्म हो रहा। और ये कह रहे हैं कि दोपहर में 2 या 3 बजे फिर से कराची के मुख्तलिफ इलाकों में मतलब कि तूफ़ानी तेज़ हवाओं के साथ हल्की और तेज़ बारिश मुख्तलिफ इलाकों में हो सकती है। और कल का जो हमने जो देखा जो मुख्तलिफ, वो हम भी परेशान थे कि, और हमारी कुरंगी इंडस्ट्री एरिया में सेक्टर 5 में अब यकीन करें सबा हमारे ऑफिस के बाहर सामने जो दूर अच्छी खासी है, कुछ नज़र नहीं आ रहा था, इतनी तेज़ बारिश हो रही, इतनी तेज़ हवाएं इतनी तेज़ थी कि सिचुएशन। यहाँ पे फिर कंसर्न करेंगे क्योंकि इलेक्ट्रिक ने एक अपडेट भी दिया, तो मैं दोबारा से एक अपील करूँगा लोगों से, ख़ास तौर से बाइकर से। अभी भी मैं आ रहा था तो मैंने देखा कि रास्ते में आपने देखा है कि हमारे यहाँ जो केबल, इंटरनेट वगैरह इंफ्रास्ट्रक्चर जगह जगह जो है फैला हुआ होता है। तो अभी 2 बाइक वाले मेरे आते हुए गिर गए वो ना, क्योंकि वो खंबे से वायर जो जा रहा था तो बीच से वो क्रॉस होकर नीचे पड़ा हुआ था, वो शायद उसको नज़र नहीं आया, वो उसमें लग के गिरा है।
क्योंकि पानी में वो पड़ा हुआ था वायर, क्योंकि पानी अगर कहीं पे है, आपको नहीं पता है गड़ा है, गटर खुला हुआ है, तो ख्याल रखें। और जब बारिश हो तो पैनिक होके ना निकलें, क्योंकि मैंने भी वेट किया कि पानी थोड़ा सा कम हो जाए। और जो लोग निकले थे कल, आप यकीन करें कि हमारे ये ब्रुक्स चौरंगी, फिर उसके बाद हम जाते हैं केपीटी जो ब्रिज है वो, फिर कायदाबाद, और ये सारे शरफ फैसल जैम हो गया था। तो हम सारी अपडेट आ रही थी, 2 सहबाब जो रास्ते में फंसे हुए थे, फिर वही कहानी, मिनटों का सफ़र घंटों में। बुनियादी वजह ये सबा कि जगह जगह टूटी हुई सड़कें, जगह जगह इंफ्रास्ट्रक्चर ख़राब, जगह जगह जो परेशानी, और थोड़ी सी बारिश हुई है। मतलब अगर आप रिकॉर्ड देखें 34 या 33 मिलीमीटर हुई है, इट्स नथिंग। और वो भी 1-2 जगह पे हुई है। और लेकिन जो मैक्सिमम उससे नीचे जाएं, हम मलीर के साइड पे जाएं या शाह फैसल की तरफ जाएं, तो 15, 12 या 18 मिलीमीटर, ये कुछ ज़्यादा नहीं है। बिल्कुल सही कह रहे हैं कि ये बारिश इतनी ज़्यादा हुई नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी कि इलेक्ट्रिक के फीडर स्ट्रिप कर गए। कराची शहर में वही सूरत हाल होने लगी थी, फिर जो है वो अचानक से बारिश बंद हो गई और नहीं, साथ फीडर 200 फीडर शहर में सुकून हो गया वो। लेकिन साथ में बताऊं, मैं हैरान, मैंने पहली दफ़ा देखा कल जोंग के सिग्नल कराची में बिल्कुल नेटवर्क्स नहीं आ रहे थे। ठीक है, और इतनी परेशानी, और क्योंकि जो यूज़ करते हैं एक ही मोबाइल कंपनी का, वो टावर का इशू हुआ, क्या हुआ, लोग इतने परेशान। अब जो निकल गए थे उनसे रब्ता नहीं हो रहा था, ये सबसे बड़ा। हमारा ऑफिस से रब्ता नहीं हो रहा था, क्योंकि अगर आपका रब्ता टूटता है तब पता चलता है अब क्या होगा, अब कैसे आप रब्ता करें। घर वाले नहीं हो रहे, वो अलग परेशान है, कहाँ फंस गए। जब मैं यहाँ ऑफिस से निकला, यकीन करें 9 बजे निकला हूँ, 10 बजे पहुँचा हूँ, लेकिन 1 घंटे में वो परेशान के रब्ता नहीं हो रहा, मोबाइल नहीं लग रहा, क्योंकि वो नहीं चल रहा था। अब सिचुएशन ये है कि सड़कें टूटी हुई, परेशानी, पानी जगह जगह जमा है, उसके बाद आपका मोबाइल नेटवर्क नहीं चल रहा हो, और जो परेशानियाँ ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही हूँ। रास्ते में जाते हुए भी देखा 2-3 छोटे मोटे हादसा, ये नहीं बड़े हादसा बोलो, मतलब बाइक वाला बेचारा जा रहा था, वो गड़ा था। मतलब अफसोस ही होता है कि जो हमारे मुतल्लिका इदारे हैं, तमाम मुतल्लिका वज़रा हैं, सिर्फ एक अफसोस ये है कि जो आपकी गुंजान आबादी वाले इलाके हैं, आप जाएँ उनसे जाके मिलें ना। औरंगी, कोरंगी, लांडी, मलीर, शाह फैसल आप जाएँ, न्यू कराची जाएँ, शादमान जाएँ, नॉर्थ आनाबाद जाएँ, नाजाबाद जाएँ, आप सड़कें तो देखें ना। मतलब वो लोग कैसे जाते हैं, और मतलब कि कैसे घर जाता है, हादसा हो जाता है। अमूमी तौर पे अगर हम जाए ना सबा, कभी आप शो करिएगा, हमारे रिपोर्टर को लीजिएगा आप बासी से, सिविल से, आप देखें कितने हादसात हो रहे हैं, क्योंकि ये सब की वजह से जो हादसात हो रहे हैं आप देख सकते। हमारे एक रिपोर्टर है, कल वो जाते हुए कई बात पर उसका हादसा हो गया। जवाद जो रिपोर्टर है हमारे, कोर्ट रिपोर्टर है, मतलब वो बाइक पे था, गड्ढे में गया, वो बाइक फंसी, गिरा, गाड़ी वाले ने मार दिया उसको क्या पता वो गड़ा है, पानी है। मतलब अब ये रोज़ के हादसात इतने बढ़ गए हैं। अच्छा, वसीम साहब बैठे हुए हैं, इनका भी पिछली बरसात, जो पिछली बारिश हुई थी उसमें हादसा हुआ, अभी तक ये जख्मी है। तो मतलब कि ये आपको देखना होगा, जो आला हुक्काम है वो बैठे, आप वीवीआईपी जगह पे क्लिफ्टन डिफेंस में घूम के चीज़ें अच्छी नहीं होंगी। बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्लिफ्टन डिफेंस में बैठ के चीज़ें अच्छी नहीं होंगी, और एक के बाद एक इस शहर में हादसा जो हैं वो रुनुमा होते रहते हैं। अब पता नहीं ये इसी सिलसिले की एक कड़ी है, या ये पानी जो तामीराती इमारत में था वो तालाब में कैसे आया, या पहले से ही इस तामीराती इमारत में निकासी आपका काम जो है वो नहीं किया गया, या फिर वालिदैन की नेग्लिजेंस है। आई एम टॉकिंग अबाउट दैट इंसिडेंट दैट हैपेंड येस्टरडे। और ये इंतहाई अफसोसनाक एक वाक़या है, जो दिल दहला देने वाला वाक़या भी है, सबक देने वाला वाक़या भी है, और उन तमाम पेरेंट्स के लिए भी तंबीह है कि वो अपने बच्चों को इसी तरह से बाहर नहीं भेज दिया करें। ये वाक़या हुआ है गुलिस्तान जौहर के एरिया में, जहाँ पर एक ज़ेरे तामीर इमारत थी। वहाँ पर 3 बच्चे जो है वो खेलने के लिए गए, और उनके वालिदैन के मुताबिक ये बच्चे गए, और वहाँ पर इन बच्चों ने कहा कि हम खेलने जा रहे हैं। तो जब ये बच्चे खेलने के लिए गए तो उसमें जो 2 जुड़वा, यानी जो 2 ट्विंस भाई थे वो भी थे, और उनका एक दोस्त था। उसमें से जो एक ट्विंस था वो जा बहक हुआ, और एक और उसका जो दोस्त था वो जा बहक हुआ। ये इस वक्त जो हम आपको मनाजिर दिखा रहे हैं, ये वही मनाजिर हैं, ये उनका घर है जिस जगह पर वो रहते हैं, ये वो तालाब है जिसमें वो बच्चा जो है वो डूबा, उसका दोस्त जो है वो डूबा। और जुल्म और सितम की इंतहा ये कि जो शख्स, जो बच्चा रो रहा था, जो अपने भाई के पास बैठ के रो रहा था, उसके दोस्त की लाश भी उसकी साइड पे थी। तो जो बच्चा रो रहा था, जो वीडियो बना रहा था इंसान, वो कह रहा था कि कोई नहीं अभी हेल्प आ जाती है। तो वीडियो बनाने के लिए तो लोग जमा हो जाते हैं, वीडियो बनाने के लिए, व्यूज़ के लिए, अपने सोशल मीडिया के लिए लोग इस तरह के इंसिडेंट को कैश तो करते हैं, लेकिन शायद इंसानियत भूल जाते हैं।
और ज़ेरे तामीर इमारत में बच्चों को खेलने के लिए जाने क्यों दिया गया? क्या वहाँ पर कोई सिक्योरिटी नहीं थी? क्या वहाँ पर कोई ऐसा शख्स नहीं था जो उस ज़ेरे तामीर इमारत को केयर टेक करता हो? और अगर करता था तो वहाँ पर ये जो पानी था, बच्चे के वालिदैन के अकॉर्डिंगली कि वहाँ पर जो पानी था वो बारिश का पानी था और उसको नहीं निकाला जा सका। अब ये बहस बहुत आगे की बहस है कि जी वो पानी वहाँ क्यों मौजूद था, इंतज़ामिया ने वो पानी क्यों नहीं निकाला। पहले ये बात आती है कि वो ज़ेरे तामीर इमारत में खेलने के लिए क्यों गए, जो कि एक लाइफ थ्रेटनिंग बात होती है कि किसी जगह अगर कंस्ट्रक्शन चल रही है तो बच्चों को तो स्पेशली वहाँ ना जाएं, और अगर वो तालाब में गए हैं तो किसी ने उनको नहीं देखा, तो फिर वो हू का आलम था, वहाँ पर ज़ेरे तामीर इमारत थी, वहाँ पर कोई नहीं था। लेकिन वीडियो बनाने के लिए जो शख्स था, उनको तड़पता देखने के लिए जो शख्स था, वो वहाँ पहुँच गया और उसने वीडियो बना ली। लेकिन जब वो वहाँ अंदर जा रहे थे, डुबकियाँ लगा रहे थे और खेलने के लिए जा रहे थे, तब उस वक्त किसी का कोई कंसर्न नहीं था कि ये डूब जाएंगे। अब उसकी कितनी डेप्थ थी, वो किसी पानी टॉक्सिक था, वो इस वजह से जो है वो बच्चे की हलाकत हुई या डूब कर हुई या पानी में तैरने ना आने की वजह से हुई, इसके तो कई एस्पेक्ट्स हैं। लेकिन इस पर करेंगे बात एक छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। तो गुलिस्तान जौहर में जो अफसोसनाक वाक़या पेश आया, उस हवाले से अशरफ भाई से बात करेंगे। अशरफ भाई, क्या कहेंगे आप इस पे? मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि इस पे किसको पहले कसूरवार ठहराया जाए, इंतज़ामिया को जिसने वहाँ पानी छोड़ दिया जहाँ पे जिस बिल्डिंग में कोई नहीं था, या पेरेंट्स को जिन्होंने बच्चों को इस तरह से जाने दिया? देखिए सबा, ये जैसे आप देख रही हैं वहाँ पे काम हो रहा था, गड़ा बना हुआ था, उसको बेसमेंट को नीचे ले जाके काम हो रहा था। जब कोई भी कंस्ट्रक्शन या तामीरात का काम होता है, कहीं भी चले जाएं, सिवाय कराची के आप कहीं भी चले जाएं, इवन कि मैं अभी इस्लामाबाद गया, लाहौर गया, तो वहाँ पे भी जो भी काम हो रहा होता है ना, तो वहाँ पे आपको सेफ्टी प्रिकॉशंस के वो लगाए हुए होते हैं, कोन लगाए हुए होते हैं। ग्रीन आपने देखा होगा, पर्दा नुमा जो है वो लगाया हुआ होता है कि आप इधर ना जाएं, इधर काम हो रहा है, तामीराती काम हो रहा है, कंस्ट्रक्शन वर्क गोइंग ऑन, ये सब लिखा हुआ होता है। यहाँ पे तो कराची में तो कुछ नहीं है ना, क्योंकि यहाँ पे मसला चलता है पैसा। आप कोई भी जगह देखें कि तामीरात का काम हो रहा है और तो मुतलका डीसी होता है, मुतलका पुलिस वाले होते हैं, मुतलका लोग होते हैं। अगर काम हो रहा है वहाँ पे वो दिन रात के वो उसको गड़ा करके, क्योंकि पोर्शन यकीनी तौर पे जहाँ पे होगा ये पोर्शन बन रहा होगा, उसने नीचे पहले ज़मीन को अंदर लेके गया क्योंकि पिलर विलर उठाने थे। तो जो बरसात हुई तो क्योंकि आपने गड़ा किया था तो वहाँ पानी जमा हो गया। सही। अब ये बच्चे थे, छोटे बच्चे थे, देखें बच्चों को तो नहीं पता होता ना, कौन बताएगा? वालिदैन। हाँ। अगर उन वालिदैन वहाँ रहते थे, उनको पता है कि वो वहाँ पे काम हो रहा है, वहाँ पे गड़ा हुआ है, वहाँ पानी जमा है, हाँ। तो आते जाते हुए नजर आते, क्योंकि ओपन है, जैसे कि हमने देखा ये आप ओपन है, ये चारों तरफ से गड़ा हुआ है, आप देख सकते हैं, और बीच में बरसात का पानी है, क्योंकि नदी नाला नहीं है। काम हो रहा था कंस्ट्रक्शन का, उसके लिए गड़ा करके शावल से जगह बनाते हैं, अंदर बेसमेंट लेके जाते हैं, उसके लिए वहाँ पानी जमा हो, बच्चे खेल रहे थे, यकीनी तौर पे वो खेलते खेलते स्लिप होके गए होंगे या क्या, जो यानी शायद बताएगा, लेकिन वो तैरना नहीं आता था बच्चों को और कोई बचाने के लिए भी नहीं आया। जब उसको रिकवर किया तो एक बंदे ने वीडियो बनाई है। अब सिचुएशन ये है कि यहाँ पे इस वक्त कराची में तरक्याती काम हो रहे हैं, आप भी जाती हैं रोज़, आप भी देखती होंगी जो तरक्याती काम, कहीं आपको सेफ्टी प्रिकॉशंस नज़र आते हैं? कोई कोन, कोई पट्टी, कोई तामीराती काम जारी है, एहतियात से, आहिस्ता रफ्तार। मैं रोज़ आता हूँ गुलशन से, यूनिवर्सिटी रोड पे 2.5 साल हो गए हैं, रेड लाइन, कहीं आप उस पर कंस्ट्रक्शन के लिए दिखा दें कि आपके सेफ्टी मेजर्स कहीं लिखे हुए हों, कहीं आप दिखा दें कराची में कहीं भी तामीराती काम हो रहा है, एक एग्रीमेंट होता है। और हमारे गेस्ट से अगर वो आते तो मैं आपसे कंफर्म कराता, मेरी पूरा प्लान था कि मैं उनसे पूछूंगा कि जैसे ये कमिश्नर साहब हैं, कमिश्नर कराची का ये काम है, जब कोई भी मतलब मुआहिदा होता है, एग्रीमेंट किसी भी से मुआहिदा होता है या कोई भी तामीराती काम होता है, तो कमिश्नर कराची की अंडर में हो रहा होता है और वो तमाम डीसीज को वो क्या कहते हैं, हिदायत देते हैं। अब कोई भी तामीराती काम हो रहा था तो वो डिप्टी कमिश्नर उस इलाके का होता है, वो जिम्मेदार होता है, उसका काम है कि वो जाके चेक करे, यानी कोई भी कंस्ट्रक्शन का काम कर रहा होता है उसके मुआहिदे में होता है या कॉन्ट्रैक्ट में होता है, वो उसकी सेफ्टी के लिए तमाम प्रोसीजर्स करे, उसके पैसे लेता है वो। आप बताएं, कहीं पे भी कोई काम हो रहा होता है, चाहे तामीराती काम हो रहा हो, घर बन रहा हो या अपार्टमेंट बन रहा हो, कहीं आपको सेफ्टी के लिए एहतियात कहीं नज़र आती है? आपसे मैं पूछता हूँ, आपने कभी देखा है? आप जाएं इस्लामाबाद, मैं बाहर मुल्क की बात नहीं करता हूँ, बाहर मुल्क तो बेकार है ना, हम यहाँ की बात करें। वो पेरिस,
तो कराची में आप मुझे कोई एक तामीराती जगह दिखाएं जहाँ पे लिखा हुआ हो कि आप यहाँ से नहीं गुजरें, यहाँ गाड़ी पार्क नहीं करें, बस वो लगा दिया है, वो काम हो रहा है, कुछ गिर रहा है, गाड़ी पे गिरे, कोई बंदा जा रहा है उसके सर पे गिर जाए, मतलब जो तामीराती काम हो रहा है, कोई सेफ्टी के लिए एहतियाती तदाबीर कुछ नहीं लिखी हुई होती। और कॉन्ट्रैक्ट में वो उसके पैसे लेते हैं, वो पैसे कहाँ जाते हैं? अब जैसे ये मुआहदा हुआ हुआ है रेड लाइन का, कोई सभी जो तामीराती काम हो रहा है उसके लिए सेफ्टी के लिए, एहतियात के लिए वो तमाम जो प्रोसीजर करते हैं आवाम की सेफ्टी के लिए, जहाँ आप काम कर रहे हैं वहाँ पे उसके पैसे लेते हैं कि हम सेफ्टी के लिए ये चीज़ें लगाएंगे। वो जब आपका अरबों रुपए का प्रोजेक्ट होता है तो करोड़ों रुपए का सेफ्टी प्रोसीजर होता है, वो भी जेब में खा लेते हैं। हाँ। अभी मैं बताऊं, बरसाती नाला बन रहा है 13D गुलशन से और जा रहा है आयशा मंजिल तक। हाँ। और उसके बाद अगली चौरंगी है लंडी कोतल तक, वहाँ बरसाती नाला बन रहा है। वहाँ पे सबा स्कूल के बच्चों के, मतलब स्कूल इतने हैं आप गिन नहीं सकती, चैलेंज है आपको। सही। आप 13D से निकलें, मोची मोड़ से निकलें और आते हुए चले जाएं आप लंडी कोतल चौरंगी तक। हाँ। आप गिन के दिखा दें, चैलेंज है आपको। अच्छा, ठीक है। यहाँ तो मुतलका अफसरान है, उनको नहीं पता है, DC को नहीं पता होगा। आप जाएंगे, अब सोचें जब छुट्टी का टाइम होता है, वो रोड यूज हो रही है, बच्चे जा रहे हैं, मैं तो लोग तो छोड़े ना, यहाँ पे तो लोग कीड़े मकड़ों की तरह मरते हैं, किसी को कोई फर्क नहीं होता। सही। मत जब बच्चे जब निकलते हैं स्कूल से, जब जाते हैं, इस तरह की सेफ्टी प्रोसीजर नहीं होगा, कोई हादसा हो जाएगा, तो आप सोचें कि वैन में बच्चा जा रहा है, खुदा न खास्ता मेरे मुंह में खाक। हाँ। वैन में अगर 20-15 बच्चे बैठे हुए हैं, वो वहाँ पे सेफ्टी प्रोसीजर नहीं हुआ, वैन का कोई हादसा हो जाए, फिर याद आएगा इन्हें। मुझे ये अफसोस होता है कि मतलब हमारे साथ आने थे असिस्टेंट कमिश्नर जनरल हाजिम साहब को आना था, मैंने उनसे बोला था कि मैं 2-3 सख्त सवाल करूँगा, क्योंकि मेरे थे, क्योंकि उनके अंडर में आता है। क्यों नहीं इसके ऊपर अमल दरामद करा? हाँ। क्यों नहीं ये पैसे जो खा रहे हैं उनको क्यों नहीं कटहरे में लेके जाते हैं? ये जो कंज्यूमर राइट होता है ना, ये हमारा राइट है। आप दुनिया में कहीं भी होंगे ना, तो अगर ऐसी सेफ्टी नहीं हो रही होगी, ऐसी कीमती जान गई, आपको पता है आप सू कर सकती हैं। जो प्लॉट है उसका, जिसकी वजह से बच्चे गए, वो लोग जाके बाहर होता है ना, सू हो जाता है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि ये इशू जो है ना, ये कराची में आपको नजर आएगा कि कहीं भी ज़ेरे तामीर इमारत है वो बिना सेफ्टी के आपको नजर आ जाए। पेरेंट्स की जो है ना, इसमें बहुत नेग्लिजेंस होती है। पेरेंट्स को चाहिए कि इस हवाले से वो बहुत ज़्यादा केयर करें अपने बच्चों की, कि वो कहाँ जा रहे हैं और कहाँ खेल रहे हैं और किससे मिल रहे हैं और क्या कर रहे हैं। ये ना किया करें कि अच्छा ठीक है जी खेलने जा रहे हैं तो आपने उनको पैसे दिए और खेलने के लिए भेज दिया। कम से कम चेक एंड बैलेंस रखें, इसमें कोई बुराई नहीं है। सबके पेरेंट्स जो हैं वो हमेशा पूछते हैं कि कहाँ जा रहे हैं, कब तक आएंगे और क्या रूटीन है, तो ये ज़रूर जो है वो पूछना चाहिए। अच्छा जी, अब एक और टॉप स्टोरी जो है वो शामिल करते हैं, और ये जो है जनाब, ये टॉप स्टोरी और ये जो खबर है ना, ये खबर सुन के मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि एक तो ये सीज़न भी अब जो सर्दियों का आ रहा है इसमें, और फिर जो ये स्पोर्ट्स हैं, यू नो, आई रियली लाइक इट। कायद आज़म ट्रॉफ़ी, जी हाँ, कायद आज़म ट्रॉफ़ी जो है वो उसका शेड्यूल जारी कर दिया गया है और PCB ने कायद आज़म ट्रॉफ़ी की शेड्यूल का ऐलान कर दिया है। अच्छा, प्रीमियर फर्स्ट क्लास टूर्नामेंट का आगाज़ जो है वो 6 अक्टूबर से हो रहा है और बहुत सारा टैलेंट यहाँ से पिक करने का मौका भी मिलने वाला है। अच्छा जी, टूर्नामेंट जो है वो पेशावर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, एबटाबाद में खेला जाएगा। टूर्नामेंट में 10 रीजनल टीम्स जो हैं वो शिरकत करेंगी। अच्छा जी, एबटाबाद, बहावलपुर, फाटा, फैसलाबाद, इस्लामाबाद और कराची ब्लूज़ की टीम टूर्नामेंट खेलेगी। अच्छा, लाहौर वाइट्स, मुल्तान, पेशावर और सियालकोट भी कायद आज़म ट्रॉफ़ी का हिस्सा होंगी। ज़बरदस्त टूर्नामेंट होने जा रहा है। टूर्नामेंट में फाइनल समेत 46 फर्स्ट क्लास मैचेस खेले जाएंगे। टूर्नामेंट में हर टीम 9 मैचेस खेलेगी। टॉप 2 टीम्स के दरमियान फाइनल होगा। टूर्नामेंट में जो है वो टोटल जो है वो 9 राउंड्स हैं। टूर्नामेंट का फाइनल 29 नवंबर से 3 दिसंबर तक खेला जाएगा। 2 लॉन्ग टूर्नामेंट, और टूर्नामेंट में सियालकोट रीजन अपने टाइटल का दिफा करेगा। वसीम भाई, यू लाइक क्रिकेट? जी, लाइक क्रिकेट। अच्छा जी, क्रिकेट आपको पसंद है। बताएं, कायद आज़म ट्रॉफ़ी होने जा रही है और कितनी इंटरेस्टिंग लगता है आपको ये मैचेस, क्योंकि एक तो इस ट्रॉफ़ी से ये जो मैचेस होते हैं, एक तो ये जो डोमेस्टिक लेवल के या फर्स्ट क्लास क्रिकेट जिसको हम कहते हैं, इसके जो मैचेस होते हैं ना, ये इतने ज़बरदस्त होते हैं कि इसमें आपको जो नया टैलेंट है ना उसको पहले से ही देखने का मौका मिल जाता है। मतलब इसमें आपकी जो एक क्रिकेट का फ़ैन है ना, उसको पता चल जाता है कि ये वाला जो प्लेयर है, ये इसने टीम में आगे आना है और धूम मचानी है। जैसे यू नो, आई वाज वॉचिंग साइम अयूब फॉर सो लॉन्ग, मतलब आई न्यू दैट कि नहीं, ही विल बी पिक्ड। तो ये जो ट्रॉफ़ी है इसको कैसे देख रहे हैं, जो टैलेंट है उसको सामने लाने का कितना अच्छा मौका है। और ये जब इस तरह के मैचेस होते हैं तो कितनी ज़्यादा प्रैक्टिस हो जाती है हमारे उन प्लेयर्स की जिनको
आना होता है इंटरनेशनल मैचेस के लिए, जो पिक हो जाते हैं यहाँ से? जी बिल्कुल, जो क्रिकेट के शौकीन अफराद हैं या जो क्रिकेट खेलते हैं उनको इस तरीके की अपॉर्चुनिटीज़ का बेचैनी से इंतज़ार होता है कि वो अपनी परफॉर्मेंस दिखाएं। हाँ। और जो कालियादम ट्रॉफ़ी है वो पाकिस्तान का क्रिकेट का जो एक शोबा है उसमें हाँ। बहुत अहमियत का हामिल टूर्नामेंट होता है। हाँ। और इसमें हकीकत में जो खिलाड़ी होते हैं, नौजवान खिलाड़ी, उनकी कोशिश ये होती है कि वो इस टूर्नामेंट में हिस्सा लें, कैसे न कैसे करके जगह बन जाएं और फिर उनको अपनी परफॉर्मेंस दिखाने का मौका मिले। तो यकीनन नौजवान क्रिकेटर्स चाहते हैं कि वो आएँ। 46 मैचेस होंगे और 46 मैचेस के साथ साथ यानी कि नेशन वाइड ये बहुत बड़ा एक टूर्नामेंट होता है और इसके ज़रिए से फिर जो खिलाड़ी अच्छा खेलते हैं वो फिर जो पीसीबी हैं और जो सिलेक्टर्स हैं उनकी नज़र में भी आते हैं। उन परफॉर्मेंस बेस जो है वो फिर उनकी कारकर्दगी का जायज़ा लिया जाता है। तो ये है कि एक अच्छा टूर्नामेंट होता है के लिए हाँ। ये एक अच्छा टूर्नामेंट जो है ना वो होगा। सही। चले जी अशरफ भाई, ये जिस तरीके से अभी बात करें वसीम भाई की, बड़ा अच्छा टूर्नामेंट होता है, टैलेंट को सामने आने का मौका मिलता है। पिक सपोर्ट किसको कर रहे हैं? कराची ब्लूज को कर रहे हैं, पेशावर को सपोर्ट कर रहे हैं, इस्लामाबाद को कर रहे हैं, कौन सी टीम पहले आप सपोर्ट कर रहे हैं? जरा अशरफ भाई से पूछे ना भाई। वैसे तो देखा जाए तो कराची हाँ। आपको पता है। और वैसे मैं बताऊं काज़म ट्रॉफी जो है, जो मैं अभी देख रहा था, 10 टीमें जो हैं काज़म ट्रॉफी में हिस्सा ले रही हैं और 4 अहम शहरों में जो है ये इसके जो हैं वो शुरू हो रहे हैं 6 अक्टूबर से। एबटाबाद, इस्लामाबाद, पेशावर और रावलपिंडी। और यहाँ पे देखें ना, इसका काज़म ट्रॉफी से आप देखें बहुत सारे लड़के पहले भी निकले हैं, हर साल होती है। जी जी जी। और सबसे अहम बात यह है कि कोई भी टीम खेले, कोई भी टीम जीते, मगर इसमें यह है कि प्लेयर्स सामने आते हैं ना, क्योंकि उनको यही टाइम होता है कि इंटरनेशनल पे जाके बाउंड्री पे पहुंचना है या स्टेडियम में वहाँ पहुंचना है। राइट टाइम, ये राइट टाइम है कि आप फुल फ्लैश से काम करें। और इस वक्त ज़रूरत भी हमारी टीम को और बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि हमारा देखें, हमारे ओपनर्स बहुत अच्छे हैं माशाल्लाह, बॉलर्स भी बहुत अच्छे हैं, लेकिन हमारा मिडिल ऑर्डर जो है ना वो स्टे नहीं कर रहा है। सबसे बड़ा मसला ये है कि पहले एक टाइम था जो मैं याद कर रहा था, सईद अनवर, फिर आमिर, फिर ये तो याद आता था जब वो आ गए तो लोग कहते थे अल्लाह के वास्ते हाथ जोड़ते थे, आउट हो जाओ भाई, सईद अनवर हो गए, आमिर हो गए। तो अब ये हो गया कि फिर शाहिद आफरीदी आते तो अब आप ये देखें कि शुरू में 1 2 3 प्लेयर आउट हुए, फिर 3 4 5 6 विकेट ढम 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 गिरती है। तो अब हमें जो वर्किंग है ना, मेरा फिर एक है आपसे अपना हम जो शेयर कर रहे हैं। देखिए हमारे पास लेजेंड्स हैं, हमारे पास सुपरस्टार है, हमारे पास सुपर प्लेयर हैं। मुझे बस एक ये लगता है कि अगर आप बाहर के लोगों को ला के अगर वो करते हैं तो मैंने हिस्ट्री पढ़ी है, जो हमें आगे ट्रेन कर रहे होते हैं, इतने कोई चैम्पियन तो नज़र नहीं आते हैं, लेकिन आपके पास शोएब अख्तर हैं, इंजमाम उल हक हैं, आपके पास सईद अनवर हैं, आपके पास मतलब कौन सा नाम लें, मतलब लेजेंड्स हैं कि आप बॉलिंग में आपके पास हैं, कीपिंग में आपके पास हैं, ओपनर्स में आपके पास हैं, मिडिल ऑर्डर में आपके पास हैं। और बात यही है कि राइट टैलेंट को राइट टाइम पर चलना चाहिए। चलिए जी, शो में यहाँ वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो फिर करेंगे मजीद टॉप स्टोरीज पर डिस्कशन। वेलकम बैक। तो एक खबर आपके साथ में शेयर करते हैं। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान का जो दौरा जापान है वो मुलतवी हो गया है। अच्छा जी, वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ जो हैं, उनका अहम दौरा जापान जो है, जो 7 अक्टूबर से शुरू होना था, वो मुलतवी हो गया। उसकी वजूहात क्या हैं ये भी जान लीजिए। तो प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ को जाना था जापान, लेकिन अब वो नहीं जाएंगे, दौरा मुलतवी कर दिया गया है। अच्छा, ये सिचुएशन इसलिए है कि ये फैसला दोनों ममालिक की बाहिमी रजामंदी से किया गया है। दौरे की मुअत्तली की बड़ी वजह जापान में नए वज़ीर आज़म का इंतखाब, ओहदे का हल्फ उठाना। शहबाज शरीफ के दौरे जापान की तारीखों में होना था। तो जापान के जो 9 मुंतखब वज़ीर आज़म 4 अक्टूबर से 14 अक्टूबर के दरमियान अपने ओहदे का हल्फ उठाएंगे और फिर वो ये जो डेट्स हैं, मुतवक्की डेट्स हैं, जब वहाँ पर हल्फ बर्दारी की तकरीब होगी। और शहबाज शरीफ, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ का दौरा इन्हीं डेट्स के अंदर जो है वो तय किया गया था, इसलिए दौरे को मौखर करने पर इत्तफाक़ राय किया गया है। अच्छा जी, ये तो हो गई एक और ख़बर। अब कुछ आपके साथ में शेयर करते हैं कि ये जो कौंसिल जर्नल हैं और अमेरिका की जो नेटली बेकर हैं, इन्होंने जो है एक वाज़ेह पैगाम दिया है और ये कहती हैं कि जी, द यूनाइटेड स्टेट्स स्ट्रांगली कंडेम्स the heinous terrorist attack near Queta's FC headquarters that resulted in many tragic deaths and injuries.
We extend our deepest condolences to the families of the victims and wish a swift recovery to those injured. The United States stand in solidarity with Pakistan in its fight against terrorism to bring its people lives free from violence and fear. We remain committed to supporting Pakistan's effort to ensure peace and stability in Balochistan and across the nation. तो ये जो है वो नेटली बेकर ने अपना मैसेज दिया है। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं और अभी आपको बताते हैं कि व्हाट्स गोइंग ऑन। अच्छा जी, एक बड़ी डेवलपमेंट हुई है और डेवलपमेंट ये है कि सऊदी वली अहद ने दौरा पाकिस्तान की दावत जो है वो कबूल कर ली है। अच्छा जी, सऊदी वली अहद ने वज़ीर आज़म के दौरा पाकिस्तान की दावत कबूल कर ली है। वली अहद वज़ीर आज़म सऊदी अरब मोहम्मद बिन सलमान जो हैं रवा साल के अख्ताम 31 दिसंबर से पहले पाकिस्तान का दौरा करेंगे। सीनियर वज़ारत ख़ारजा का कहना है कि इसकी इस हवाले से तस्दीक की गई है। सऊदी अरब के वज़ीर आज़म और वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की दौरा पाकिस्तान की दावत कबूल कर ली है। हुक्काम वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक मोहम्मद बिन सलमान 31 दिसंबर से पहले पाकिस्तान का दौरा करेंगे। बिग न्यूज़ अशरफ भाई, आप देखें कि पाकिस्तान जो है वो कितनी ज़्यादा कामयाबियां हासिल कर रहा है और अब जो MBS का ये दौरा होगा कितना ज़्यादा इम्पैक्टफुल होगा, ज़रा इस पर बताएं। देखिए सब इस वक्त तो पूरी बिजनेस कम्युनिटी पाकिस्तान की वो करी, जो पहला हमारा डिफेंस मुआहदा हुआ, हाँ। उसके बाद आप रिस्पांस देखें पूरी पाकिस्तानी आवाम का, हाँ। पूरी बिजनेस कम्युनिटी का, ताजरों का। तो एक हमारा, क्योंकि हमारा दीनी उनसे ताल्लुक़ भी बहुत है और उसकी हिफाजत के लिए जैसे कि बोला कि अगर डिफेंस के हम तो अपनी जान भी कुर्बान करने के लिए चाहिए। अब वो यहाँ अगर वली अहद यहाँ आ रहे हैं, वेलकम, और उनको मुबारकबाद भी देते हैं कि पाकिस्तान आएँ, आके विज़िट करें। और सबसे इम्पोर्टेंट मैं बोलूँगा, मैं तो बिज़नेस देख रहा हूँ, तो दो तरफ़ा तिजारत को हमें हर सूरत बढ़ाना होगा, क्योंकि बहुत बड़ी आपकी डिमांड है जो कि पाकिस्तान फुलफ़िल कर सकता है। आपको मैं बताऊँ, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल हो गया आपका, राइस हो गया आपका, और बाकी खाने पीने की अशिया अगर आप टारगेट करेंगे ना, वो आ रहे हैं, आप उनको टारगेट दें। और दूसरी सबसे अहम बात कि पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा नौकरी पे पता है लोग पाकिस्तानी कहाँ जाते हैं? सऊदी अरब। वर्कर्स, ड्राइवर्स, बहुत सही बात है। आपको बताऊं, मंथली सबसे ज़्यादा कमा के कहाँ से भेजते हैं पाकिस्तानी? सऊदी अरब से। वो घर जहाँ पे हर किसी के जाने का ख्वाब है, वहाँ से वो कमा के अपने मुल्क भेजते हैं, यहाँ भेज के घर बनाते हैं, सब कुछ करते हैं। तो रिमिटेंसेस, दैट इज़ कॉल्ड रिमिटेंसेस, बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी जो वहाँ से कमा के भेजते हैं। तो ये बहुत बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। जो मसले मसाइल हैं उनके साथ बैठें, हमें ट्रेड की बात करनी चाहिए, और जो पाकिस्तानी वर्कर्स हैं, जो वीज़े के मसाइल अगर हम टारगेट करें तो हम अपना कोटा बढ़ा के हम ज़्यादा कमा सकते हैं। क्योंकि रेमिटेंसेस अगर सबसे नंबर 1 पे आपको पूरे जब से हम ओवरसीज़ पाकिस्तानी क्या पता है, सब शुरू से आज तक सबसे ज़्यादा तरसीलात ज़र सऊदी अरब से आती है। सबसे ज़्यादा लोग नौकरी पे कहाँ गए हैं? सऊदी अरब पे। सबसे ज़्यादा पाकिस्तानी कहाँ गए हैं नौकरी पे? सऊदी अरब पे। उसके बाद UAE, दीगर ममालिक हैं, लेकिन जो परसेंटेज वाइज देखें तो तकरीबन 1.25 करोड़ पाकिस्तानी जो हैं पूरी दुनिया में नौकरी करने बैरून मुल्क वो जॉब पे इन सब पे गए हैं। उसमें से अगर आप देखें तो 45% कहाँ हैं? सऊदी अरब में। और सऊदी अरब में आप देखें पाकिस्तानियों का बिज़नेस भी है, होटल इंडस्ट्री में भी हैं, वो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में भी हैं। फिर आप देखें कि आपके बहुत सारे जो रोड परमिट वगैरह, अब तो वहाँ पे जो पाकिस्तानियों को इतनी वो कंस्ट्रक्शन साइट पे इतने मौके मिल रहे हैं कि पाकिस्तानियों को देखते हैं कि बहुत ज़बरदस्त हैं। इंजीनियर्स आपके हो गए, वर्कर्स हो गए, ड्राइवर्स हो गए। तो जब आ रहे हैं तो एक मेरा ये टारगेट है कि अगर हमारे जो हुकूमत के लोग हैं, वज़ीर आज़म, ये इसको फोकस करें कि उनको तो पूरी टीम है, थिंक टैंक तो उनको देती है। तो एक ये है कि अगर हम ओवरसीज़ पाकिस्तानी के लिए उनको सहूलत दें वहाँ पे, साथ में जो पाकिस्तानी वर्कर पाकिस्तान से मुख्तलिफ शहरों से वहाँ जाना चाह रहे हैं, तो उनके लिए जो आपका कोटा है, वर्क कोटा, वो बढ़ाएं। तो आप यकीन करें तो ये सऊदी अरब जो है और उसका जो स्पेस हमारा और बढ़ जाएगा, ज़्यादा पैसे आएंगे, ज़्यादा कीमती ज़रा मुबादला आएगा, ज़्यादा नौकरी पे लोग जाएंगे, तो उनकी भी खुशहाल होंगे। क्योंकि पाकिस्तान में भी आपको पता है गुर्बत की शरह बढ़ गई है। तो उसके लिए हम उनको, जैसे हुकूमत है पाकिस्तान और SIFC और फील्ड मार्शल हमारे, तो ऐसे जो वो टारगेट कर रहे हैं, तो वो ये कर रहे हैं कि जो पाकिस्तानी वर्कर्स यहाँ हुनरमंद बन के बैरून मुल्क जाएँ, तो उनको हुनरमंद भी बनाएं। और जो आ रहे हैं हमारे मेहमान, उनसे हम दरख्वास्त करें
कि पाकिस्तान का कोटा बढ़ाएं और जो वर्क वीज़ा है, जो सर्विसेज वीज़ा है आपके सारे, हम ये नहीं बोल रहे हैं हम डॉक्टर भेज रहे हैं, वो भेज रहे हैं, हमारे एक वर्क वीज़ा जिसे जो वर्कर हमारे जाएं, क्योंकि वो गरीब लोग हैं, उनको सब नौकरी नहीं मिल रही है, उनको काम नहीं मिल रहा, क्योंकि पाकिस्तान में तामीराती काम आपको पता है नहीं हो रहा है। ठीक है, लेकिन अशरफ भाई अभी जो पाकिस्तान का जो एक पूरा ओवरऑल मुआहिदा हुआ है सऊदी अरब के साथ, उसके बाद तो ये भी कहा जा रहा है कि सऊदी अरब में भी जो पाकिस्तानी हैं, मतलब यहाँ से जो पाकिस्तानी जाना चाहते हैं, उनके लिए भी रोज़गार के मौक़े जो हैं वो बेहतर हो जाएंगे और बहुत सारी डेवलपमेंट वहाँ पर भी हो रही है। सब ये जो मुआहिदा हुआ उसके बाद अभी एक हैं, आप भी जानती होंगी, इकोनॉमिस्ट भी हैं, चार्टर अकाउंटेंट हैं, अशफाक तोला साहब। जी अशफाक तोला साहब, आई नो हिम, यस। तो उनसे मेरी बात हुई, उन्होंने थोड़ी सी बात की, 1 मिनट जब उन्होंने बोला ना, कसम से मतलब मेरी आंखों से आंसू आने लगे थे। कह रहे हैं कि मैं गया तो कह रहे उम्रे पे करके वापस आ रहा था, तो एयरपोर्ट उसने बोला आर यू पाकिस्तानी? कह रहे हाँ, तो उन्होंने पासपोर्ट निकाला, तो कह रहे पाकिस्तान पासपोर्ट को उसने चुमाया। मतलब आप सोचे ना, मतलब आप सोचे इतनी मोहब्बत, कह रहे हैं कि पाकिस्तानी ब्रदर, मतलब आप वो एक आम आदमी सिक्योरिटी वाला या वहाँ के लोग टैक्सी वाले, ये वो जो अरबी हैं उस वक्त पाकिस्तान से बहुत मोहब्बत करते हैं, मैं बताऊं। और वहाँ पे जो इज्जत है ना, जैसे कि ये नहीं बोलना सिर्फ पाकिस्तानी, वहाँ इंडियन भी हैं, लेकिन इस वक्त जो पाकिस्तानी वहाँ काम कर रहा है, आप यकीन करें, कोई जानने वाले आप फ़ोन करें उससे पूछें तो वहाँ जो अरबी हैं इतनी इज्जत दे रहे हैं आप। और क्योंकि उनको पता है कि जो भारत के हमने जो जवाब दिया उसके बाद पूरी दुनिया में जो हमारा सिचुएशन चेंज हुआ है, और हर कोई जो है ना हमें मतलब कि बहुत मोहब्बत से देख रहा है और कह रहा है कि भाई यही है जो जवाब देगा, जवाब दे सकते तो उसकी जो सेफ्टी, उसकी हिफाजत। हाँ बिल्कुल, वो मुझे इंडियन एक जर्नलिस्ट की वो बातें याद आ गई, बड़े फेमस जर्नलिस्ट हैं वो, और वो कहते हैं कि पाकिस्तान जो है अपने आप को ठेकेदार समझता है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने हमें ठेकेदारी बनाया है और हम ही लीड करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह और माशाल्लाह। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं और कुछ बात कर लेते हैं कि हमारी ओवरऑल सिचुएशन है, उस सिचुएशन में अब एक इशू ये है कि ये इशू है रोज़ का, लेकिन ये रोज़ का इशू अब वबाले जान बनता जा रहा है कि इलेक्ट्रिक जो है शहर कायद का एक बेलगाम जो है ना वो घोड़ा बन गया, यानी कि किसकी लगाम किसी के हाथ में ही नहीं है। जब दिल चाहे, जिस एरिया में चाहे, लाइन लॉसेस के नाम पर बिजली के बिल पे नहीं हुए, इस वजह से लाइट ऑफ, लोड शेडिंग। अब वो लोग जो बिल पे करते हैं वो कहाँ जाएंगे? बात करते करते भी जो है ना वो समझ नहीं आता कि कितनी दफ़ा ये बात करें। लेकिन वसीम भाई, लोग जहनी अजियत का शिकार हो रहे हैं। इट्स नॉट अबाउट कि लोगों को रोशनी चाहिए, लोगों को मेंटल हेल्थ चाहिए, लोगों को ज़िंदगी चाहिए, लोगों को जहनी अजियत से दूर होना है, लोगों को बीमारियां लग रही हैं, लोग बीमार हो रहे हैं लोड शेडिंग की वजह से। जी बिल्कुल, आप सही कह रही हैं, और इस हवाले से की इलेक्ट्रिक का वाज़ेह मौक़िफ़ है कि वो मुफ्त में बिजली देगी नहीं, जो बिजली का बिल पे अदा करेगा उसको बिजली मिलेगी। तो अगर एक गली में 10 लोग बिजली का बिल पे कर रहे हैं और बाकी जो पे नहीं कर रहे हैं तो वो पागल हो जाए, मेंटल डिजीज। जी मैं इसी तरफ आ रहा हूँ कि इलेक्ट्रिक के पास अभी ऐसा कोई निज़ाम मौजूद नहीं है कि जो बिल पे करे उसको बिजली मिले और जो बिल पे नहीं कर रहा उसको बिजली ना मिले। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि कहते हैं ना कि गंदम के साथ घुन भी पिसता है। अच्छा, ये वही सूरत देखने में आ रही है, और इसके हवाले से हो रही थी कि कोई प्रीपेड सिस्टम या कुछ कोई कार्ड सिस्टम या कुछ हर किसी का अपना अपना इंडिविजुअल कुछ ऐसे सिस्टम, वो क्या हुआ? कुछ ऐसी बातें हो रही थी? अभी वो सिस्टम उस तरीके से जो है वो फाल नहीं हुआ है, लेकिन कुछ शॉपिंग मॉल्स ऐसे हैं जिन्होंने अपने तौर पे कुछ ये सिस्टम, यानी कि उनकी तादाद भी यानी कि बहुत कम है, उन्होंने ये सिस्टम जो है वो मुतारिफ कराया हुआ है। लेकिन जिस तरीके से दीगर ममालिक में तमाम तर सिस्टम चल रहे हैं, ऐसा सिस्टम जो है वो यहाँ पे भी उसको मुतारिफ होने की ज़रूरत है। जिन मॉल्स में जिन लोगों ने महदूद तौर पर ये सिस्टम मुतारिफ कराया है, तो इसका मतलब ये है कि सिस्टम तो एग्जिस्ट करता है, सिस्टम हो सकता है, सिस्टम चल सकता है। ये जी बिल्कुल सिस्टम चल सकता है। और लोग चला रहे वसीम भाई, ये लोग दुनिया से जा रहे हैं, लोग जानों से जा रहे हैं। यकीन करें, घर में बुजुर्ग होते हैं, बच्चे होते हैं, लोग मेंटल डिजीज़ का शिकार हो रहे हैं, लोग ज़हनी अजियत का शिकार हो रहे हैं। दिन में 10 घंटे अगर 2-2 घंटे करके आपके घर में अंधेरा होगा तो व्हाट विल यू डू? देखिए, फिर आप बिल्कुल सही कह रही हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि की इलेक्ट्रिक के कराची में 2100 फीडर्स हैं, और 2100 फीडर्स में की इलेक्ट्रिक का जो दावा है कि हम 70% जो फीडर्स हैं वो बिजली की लोड शेडिंग से मुस्तस्ना है, जबकि 30% वो फीडर्स जिस पर बिजली चोरी होती है या फिर उन फीडर्स पर बिजली की बिलों की अदायगी शरह कम है, उन पर एलानिया बिजली की लोड शेडिंग की जाती है, जिसका दौरानिया 6 से 10 घंटे है। अच्छा,
सही है आप करें, लेकिन के इलेक्ट्रिक को चाहिए, उसको इल्म में भी है कि जो बंदा बिजली का बिल दे रहा है उसको हर हाल में बिजली फराहम करना उनका फ़र्ज़ है, लेकिन वो फुलफ़िल उस तरीके से नहीं कर पा रहे जिस तरीके से उनको करना चाहिए। ये कई बार जो है वो अवामी हलकों में सवाल उठा है, लेकिन के इलेक्ट्रिक की जानिब से अभी तक इस हवाले से कोई हल फराहम नहीं किया गया है। और इसके साथ साथ हम बात करें तो मुख्तलिफ़ इलाकों में मेंटेनेंस के नाम पे भी जो है वो सुबह से बिजली जो बंद होती है वो शाम तक बिजली बंद रहती है। अच्छा, टाइम दिया जाता है 9 से सुबह 9 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक का, लेकिन उसमें भी हम देखते हैं कि वो टाइम एक्सटेंड हो जाता है। बिजली आते आते जो है वो 7, साढ़े 7, 8 बज जाते हैं। वो भी लोगों के लिए जो है ना बड़ी ज़हनी अजियत का बायस बनता है। और क्या एक दफ़ा हफ्ते में मेंटेनेंस हो गई, लिए ज़हनी अजियत का बायस बन जाती है। मुझे तो समझ में नहीं आता कि इलेक्ट्रिक वाला मसला कब हल होगा। सर्दी हो, गर्मी हो, लोड शेडिंग भी है और अब तो गैस भी नहीं है, ना लाइट है, ना बिजली है, ना पानी है, ना पता नहीं हम लोग जो है वो कैसे कराची हाइट सर्वाइव करें यहाँ पे। बहुत शुक्रिया अशरफ भाई, बहुत शुक्रिया वसीम भाई। शो में यह वक्त हुआ हेडलाइंस ब्रेक का। हेडलाइंस ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो आज है आपके लिए बहुत कुछ, और आज जिन लोगों को शौक़ है ना बहुत ज़्यादा सिंगिंग का, वो ज़रा हमारा शो लाजमी देखें। स्टे विद अस। वेलकम बैक। तो जनाब कुछ बात कर लेते हैं अब कि घरों में बहुत सारे इश्यूज़ होते हैं, स्पेशली किचन में। लाल बेग, चूहे, छुपकली और चूंटियाँ। ये जो चूंटियाँ होती हैं ना, ये इस तरह से होती हैं कि इतना तंग कर रही होती हैं कि अगर आपने कोई शुगर जो है वो खुली छोड़ दी, कोई चीज़ें खुली छोड़ दी तो उसमें चींटियाँ आ जाती हैं। कोई मीठा जो है वो आपने खुला छोड़ दिया तो चींटियाँ आ जाती हैं, और बहुत ज़्यादा हैक्टिक हो जाता है। कितना भी आप कुछ भी कर लें, लेकिन चींटियाँ जो होती हैं वो जाने का नाम नहीं लेती हैं, और उस वजह से बहुत सारा ना पैनिक होता है किचन में। यानी अगर आप रैंडम रेगुलर काम करते हैं किचन में और जाके आप जल्दी से कोई झटपट कोई चीज़ बनाना चाहते हैं और आप जाते हैं और अब जाके देखते हैं चींटियाँ हो रही हैं, तो दिल अजीब ख़राब हो रहा होता है। अच्छा, ये ख़त्म भी नहीं हो रही होती, लेकिन हमारी जो शुमाइला हैं उनके पास इस मसले का हल मौजूद है, और उन्होंने हमसे शेयर की एक बड़ी ज़बरदस्त रेमेडी, और हम आपको बताते हैं सिटी एट 10 के प्लेटफॉर्म से कि अपने घरों से आप चुटियों का ख़ात्मा कैसे कर सकते हैं। तो जनाब आपने करना क्या है, आपने ये करना है कि आप जो है वो अपने किचन या घर में जब बार बार चींटियाँ आ जाती हैं तो परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। हमारी रेमेडी है ना। अच्छा जी, एक आसान और आजमूदा टोटका ये है कि जिस जगह चींटियाँ ज़्यादा हों वहाँ लीमू का रस अच्छी तरह से निचोड़ दें। लीमू की खुशबू और उसकी तेज़ाबियत चींटियों को बिल्कुल पसंद नहीं आती और वो वहाँ से फ़ौरन भाग जाती हैं और दोबारा आने से गुरेज करती हैं। मज़ीद बेहतर नताइज के लिए आप लीमू के छिलके भी उस जगह रख सकते हैं। अगर चाहें तो लीमू के रस में थोड़ा सा नमक या बेकिंग सोडा मिलाकर छिड़क दें, ये मज़ीद मौसर साबित होगा। ये टोटका न सिर्फ चींटियों को भगाता है बल्कि माहौल को खुशबूदार भी बना देता है। तो ये जो चींटियों का टोटका है ये मैंने आपके साथ में जो है वो शेयर किया और आपको बताया कि किस तरीके से जो है आप चींटियाँ अपने घर से ख़त्म कर सकते हैं। अच्छा जी, और ये ना बड़ा पैनिक सिचुएशन भी हो जाती है कि किचन जो है पूरा साफ़ होता है लेकिन वहाँ पर लाल बेग हो या चींटियाँ हों, तो ज़रूर आपने ये जो लीमू का रस है ये जगह जगह निचोड़ के देखना है और ज़रूर हमें बताना है कि इससे आपको कितना फ़ायदा हुआ है। ना आसान सी रेमेडी वाली सी रहती है वो दूर कहीं, अता पता मालूम नहीं। कोरीना 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 कोरीना। हो सकता है कल फिर मुझको वक्त वहाँ ले जाए, मैं घबराऊं देख के उसको वो मुझसे शर्माए। हो सकता है कल फिर मुझको वक्त वहाँ ले जाए, मैं घबराऊं देख के उसको वो मुझसे शर्माए। मैं कह दूंगा दिल भर मैंने शायद देखा है तुम सा हंसी, मेरे ख्यालों में छाई है एक सूरत मत वाली सी, नाजुक सी शर्मीली सी मासूम सी भोली भाली सी। रहती है वो दूर कहीं, अता पता मालूम नहीं। कोरीना 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 कोरीना। ये तो जनाब हमने वेलकम बैक किया है कोरीना से, और इससे आपको आइडिया हो गया होगा कि बात होगी सिंगिंग की, बात होगी म्यूज़िक की, क्योंकि है इंटरनेशनल डे
वर्ल्ड म्यूज़िक का। और इस हवाले से हमारे साथ सलमान भाई मौजूद हैं, सलमान मुश्ताक और अब्दुल्ला मौजूद हैं, जिनका ये सॉन्ग आपने सुना। सलमान भाई को, अब्दुल्ला को वेलकम करते शो में। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। कैसे आप लोग, ठीक ठाक हैं? अच्छा जी, सलमान भाई ये बताएं कि क्या हो रहा है म्यूज़िक इंडस्ट्री में आजकल? म्यूज़िक इंडस्ट्री में आजकल आप देख रहे हैं जैसे कि माशाल्लाह न्यू टैलेंट, हाँ, ठीक है, और हर कोई अपनी प्रोडक्शन कर रहा है। और साथ में ये कि जो ओल्ड प्रोडक्शन थी वो भी ज़ाहिर है दूसरों पे डिपेंड होकर काम कर ही रहे हैं, लेकिन चल ही रहा है माशाल्लाह, बेहतरीन काम हो रहा है, अच्छा हो रहा है। थोड़ी सी अपनी जर्नी के बारे में बताएं कि आपने जो है वो कहाँ से स्टार्ट किया और किस तरीके से अभी आप क्या कर रहे हैं करंटली? ये कि मैं अपनी प्रोडक्शन अल्हम्दुलिल्लाह चला रहा हूँ, स्टूडियो है जो कि जहाँ म्यूज़िक प्रोडक्शन हम करते हैं। बाकी जर्नी के हवाले से जहाँ तक बात है, तो मैं समझ लें एक बॉर्न एज में अपने छोटा था जब से मैं स्टार्ट किया था। अच्छा। अपना हमारे जो लेजेंड्स हैं बहुत सारे, अदीका गयानी हो गए, नजम, बहुत सारे ऐसे जो हैं, हाँ। तो उनके साथ अल्हम्दुलिल्लाह एक टाइम गुजारा। तो उस दौर से हम लोग काम कर रहे जब हम टीन एज में थे, अली अदर जब नए नए थे। अच्छा। और तो इन लोगों के साथ करते करते अल्हम्दुलिल्लाह फिर काम किया, फिर फ्यूजन बैंड हो गया। तो इस जर्नी से इस तरह चलते चलते फिर अल्हम्दुलिल्लाह आज काम कर रहे हैं, बहुत सारी सेलिब्रिटीज़ के साथ काम किया है। सही। तो अभी इंशाल्लाह कमिंग फ्यूजन के एल्बम का भी कुछ बता रहे थे मुझे एग्जैक्टली। पे। हाँ। तो फ्यूजन में ऐसा था कि उनके साथ भी इमू भाई के साथ बहुत सारे ऐसे जो है हमारे शफकत भाई हो गए, हाँ। और रमीज़ भाई हो गए, बहुत सारे ऐसे सिंगर जिनके साथ मैंने स्टार्ट किया था। अच्छा। तो मुझे सीखने को बहुत मिला। शहजाद राय उस दौर के थे, हमारे इवेंट्स वगैरह होते थे, हम लोग यूनिवर्सिटीज़ वगैरह यहाँ इवेंट जाके करते थे। हाँ। तो इस तरह अल्हम्दुलिल्लाह स्टार्ट किया, उनके साथ एक बहुत लॉन्ग टाइम गुजारा, बहुत कुछ सीखा उन लोगों से। तो हमारा अल्हम्दुलिल्लाह था सेटअप, बाकी अभी चल ही रहा है। अच्छा सलमान भाई, आपको क्या लगता है कि बहुत सारे सिंगर ऐसे हैं जिनको अभी बहुत आगे होना चाहिए था, बहुत हिट होना चाहिए था, बहुत लाइमलाइट में होना चाहिए था, लेकिन वो नहीं है कहीं पर भी? उसकी क्या वजूहत है? उसकी वजूहत ये है कि देखिए, अगर कोई नया टैलेंट कर रहा है, गा रहा है, या वो प्लेयर है, बहुत अच्छा म्यूजिशियन है, तो अगर वो उस चीज़ को आगे देखे, अपने पे इन्वेस्ट करे, अपने आप पे लगाए, अपने आप को ग्रूम करे, ठीक है, जो कि मैंने ये ज़्यादातर देखा है कि जितने न्यू टैलेंट आ रहे हैं, काम करने वाले यूथ आ रही है, तो वो जब काम करते हैं तो मैं उनको वो चीज़ नहीं देखता कि जो होनी चाहिए। जैसे मैं अपने टाइम की बात करूँ तो एक प्रॉपर तैयार होके आता था सिंगर। एग्जाम्पल मैं आतिफ असलम की बात ही ले लेते, ठीक है। अच्छा। एक आतिफ असलम बहुत अच्छे सिंगर है। मैं उनको जब से जानता, जब वो नया नया बैंड स्टार्ट हुआ था, अपना गौहर हो गए, फरहान हो गए, ये जब उस दौर में आए थे 2001 या 2000 की बात है। अच्छा। तो उस दौर में हमारा बैंड होता था कि एवोल्यूशन के नाम से। एवोल्यूशन के नाम से बैंड? एग्जैक्टली। अच्छा। तो हमारे एक बैंड था, एक नए सारे उसमें सिंगर्स थे। अच्छा। और हमारे बहुत से दोस्त यार थे, मरहूम भी हो गए, इंतकाल भी हो गया उनका। खैर वो, तो मैं उस दौर से उनको देखता आ रहा हूँ, तब वो क्या थे और आज कहाँ है। माशाल्लाह उनको एक दुनिया वर्ल्ड वाइड सिंगर है पूरी। तो वो कौन कौन से सिंगर हैं जो नहीं आ सके आगे और वो बड़े अच्छे सिंगर थे? नाम तो बताएं उनके। हमारा जैसे हो गए शहजाद मुगल हो गए, एक अच्छे सिंगर थे। बनी एक टाइम था, उन्होंने मतलब है कि 2 एल्बम फेंक के हमारे लेजेंड बनी एक सिंगर है, उन्होंने किया, फिर वो भी प्रोडक्शन लाइन में आ गए। हाँ, वो हमें ले लें, हम मुझे गाने का शौक था बेसिक। अच्छा। मैं फील्ड में आया सिंगिंग की वजह से, सिंगिंग की वजह प्रोडक्शन में लग गया। तो हमारे सीनियर तो मैंने करना है क्या यार। तो हमने बोला यार ये बात तो सही कर रहे हैं यार, ये प्रोडक्शन करनी है, म्यूजिक करना है, क्या करना चाह रहे हैं? तो मैंने कहा नहीं यार प्रोडक्शन करनी है। तो आपको है कोई गाने शाने का शौक है? सिंगिंग वगैरह करते हैं आप? गा लेते गाना? जी मैं गा लेता, लेकिन मैंने वही बताया था हमारे बस फिर 2 लाइनें जरा गुनगुना तो देना सलमान भाई, अभी करनी है ढेर सारी बातें। अब्दुल्ला जो है वो ही विल प्ले गिटार फॉर यू, आप प्लीज 2 लाइन्स तो गा दें जरा। मसला ये कि आपको पता वेदर जो अभी चल रहा है ना। अच्छा चलिए ठीक है, फिर आपको फोर्स नहीं करते। ओके ओके ओके। खांसी वगैरह हो रही है। हाँ। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम बिल्कुल आपको सुनाऊंगा। तो आतिफ असलम के बारे में बताएं कि आतिफ असलम के साथ आपने काम किया और आतिफ असलम के साथ कैसी पर्सनालिटी है, कैसे हैं आतिफ असलम? बहुत अच्छे इंसान है। हाँ। बहुत अच्छी पर्सनालिटी है। आतिफ असलम के साथ मैंने काम किया था। कितना रियाज करते थे वो, कितनी अपनी अच्छा, मैंने जिस टाइम की मैं बात कर रहा हूँ आपसे, जब ये 2003, 4 या 5 की बात है, मैंने अदीका कहनी और आतिफ असलम का एक ऑडियो किया था। तो मुझे याद है OST किया था जब नए आए थे ये। अच्छा। तो हमारे एक बहुत अच्छे लेजेंड म्यूजिशियन है निज़ार लालानी। अच्छा। तो उनके साथ मिलके मैंने अल्हम्दुलिल्लाह काम किया था। मेरे लिए नया एक था। हाँ। चाम के नहीं यार, मैं एक सेलिब्रिटी के साथ काम कर रहा हूँ। तो आतिफ असलम के साथ जब की बात बता रहा हूँ, जब वो सिंगिंग में इतने नहीं थे, बहुत उन पे ज़्यादा लोग
उनको Focus नहीं क्रिटिसाइज था करते इतना, थे, हाँ। क्रिटिसाइज करते थे, नहीं यार ये सिंगर नहीं है, ये नहीं, आप देखते होंगे क्यों चारों। क्रिटिसाइज करते थे सलमान भाई आतिफ डेफिनेटली असलम यार, को? देखिए जब आपकी एक रैपो बन जाती है, एक सिंगर होता है, हाँ। तो उसको हर कोई वॉच कर रहा होता है यार ये क्या कर रहा है। आतिफ असलम का जल यानी कि आदत उनका गाना हाँ। एक दुनिया भर में आज भी सुना जाता है, ठीक है, वो जर्नी और थी। लेकिन अब जब उन्होंने अपने आप को ग्रूम किया कि ये ज़रूरी है सिंगर के लिए, स्ट्रिंग्स आया, शुरू में कुछ नहीं था, मेहनत की उन्होंने, तो आज देखें, आज वो गाते हैं, जहाँ खड़े होते तो भाई दुनिया बोलती है हाँ यार सिंगर। दुनिया भर में वर्ल्ड वाइड सिंगर ले लें, जब वो गाते हैं, शुरू में जब आते हैं तो वो नहीं होता अरिजीत। अच्छा, जिस तरह से आप बता रहे हैं ना, तो ऑब्वियसली सिंगिंग का आपको इतना ज़्यादा पता है। कहते हैं सिंगर जो होता है ना, वो बॉर्न सिंगर होता है, यानी कि वो जो जब वो स्टार्ट करता है तभी उसकी आवाज़ में इतना सुर, इतनी स्ट्रेंथ, इतनी डेप्थ होती है, तभी तो वो आगे जाके सिंगर बनता है। तो आप जिस तरीके से बता रहे कि आतिफ असलम पहले कोई इतना अच्छा नहीं गाते थे और बाद में जो है वो अब तो जहाँ चले जाएं वहाँ मजमा लग जाता है, तो ये कैसे पॉसिबल देखिए हुआ? ये बात ये होती है कि देखिए वोकलिस्ट जो होता है ना, सिंगर होता है, कोई भी आप उठा ले, हाँ। अपना वोकल स्ट्रक्चर जो है ना वो हमेशा बरकरार नहीं रहता, उसको बनाना पड़ता है। हम जब एक सिंगर है, मैं गाता हूँ एग्जांपल किसी आतिफ असलम को गाता हूँ या किसी और सिंगर को गाता हूँ, रुचि साहब को गाता हूँ या हमारे जितने सेलिब्रिटी हैं, मैं उनको फोकस करते करते खान साहब को सुन रहा हूँ, मेहंदी हसन को सुन रहा हूँ, तो मेरे अंदर वही चीज़ आ गई कि यार मैं मेहंदी हसन वाला टोन आ गया मेरे अंदर। नहीं, आपको अपना वोकल स्ट्रक्चर बरकरार रखना पड़ता है या आप उस पर काम करें। बहुत सारे ऐसे नहीं, सिंगर मतलब हैं। आप ये कहना चाह रहे हैं कि जब आतिफ असलम ने स्टार्ट किया था तो वो बिल्कुल उस तरह से सिंगर नहीं थे जिस तरीके से सिंगर होते, प्रॉपर सिंगर होते, बेसुरे टाइप थे वो, इस तरह से कहना वो चाह रहे खुद कहते थे इस बात को, नहीं मैंने बहुत कुछ सीखा है, ठीक है। अच्छा। उन्होंने बहुत मेहनत की है। आतिफ असलम खुद कहते थे कि मैं बेसुरा हूँ। एग्जैक्टली आप भी अच्छा। जाके बहुत सारी आप वीडियो देख सकते हैं। हाँ। और उन्होंने अपने आप को इतना इम्प्रूव किया, और ये ज़रूरी है अच्छा। क्योंकि आपको ज़ाहिर है जाना जाता है, दुनिया में आपको कहीं बुलाते तो आपको सबसे पहले ये सुना था यार आतिफ असलम। लेकिन हमारी तो जो ये तो नई- बहुत सारे लोगों के लिए इंस्पिरेशन है ना। फिर ज़रा बताएं ना कि आतिफ असलम जब खुद अपने आप को कहते थे, और आप लोग भी खुद कह रहे हैं कि भाई लोगों ने उन पे बड़ी तनकीद की, तो उन्होंने कैसे फिर अपने आप को जो है वो बेहतर किया? आज माशाल्लाह से वो इतने बड़े सिंगर हैं और इतना परफॉर्म कर रहे हैं, लोग बड़े बड़े फैंस जो हैं वो उनके लिए उनके इंतज़ार में बैठे हुए होते हैं। तो ये कैसे उन्होंने फिर किया, अपने आप को बेहतर रियाज किया, मतलब Exactly, कितना यही बात उन्होंने आपने की है ना। प्रैक्टिस की? अभी आपने ये बात कर दी कि देखिए रियाज बहुत ज़रूरी है अच्छा। सिंगर के लिए। हाँ। जब तक आप रियाज नहीं करें, मैं जब आया था मेरा एक टोन था, वोकल था कि नहीं यार मैं एक अच्छा डिस्टॉर्ट वोकल हो, एक अपना स्ट्रक्चर वोकल स्ट्रक्चर है। लेकिन ये कि मैंने बिल्कुल छोड़ दिया, प्रोडक्शन लाइन में आ गया, सिंगिंग हो गई बैक। अब हम जब किसी को सिंगर्स को स्टूडियो में बता रहे होते हैं, नहीं यार वोकल को इस तरह यार इस तरह गाएं, इस तरह लाइन बोलें, तो ठीक है, वो वहाँ तक हम ठीक है। इवन हम खुद भी सुनते हैं अपने आप को, तो सिंगर्स को बताते हैं तो सिंगर्स हमें बोलते हैं सर आप तो बड़ा अच्छा गा रहे हैं, या भाई आप बड़ा अच्छा गा रहे हैं। तो मैंने बोला यार हमारा काम है, हम म्यूजिशियन लोग हैं, ठीक है, हम बताएंगे तो आप इस सुर को बेहतर और अच्छा कर सकते हैं, और अच्छा कर सकते ठीक हैं, है। हाँ। हम तो बता सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा सा ऐसा हो सकता है, हाँ। तो आप बोलेंगे हाँ यार ये हो सकता है यार, अच्छा ये गुड लाइन है यार, ग्रेट अच्छा, लाइन है। अली जफर, आतिफ असलम या जितने भी बड़े हमारे सिंगर्स हैं, जब ये कोई सॉन्ग गा रहे होते हैं या इनका कोई नया एल्बम आता है या जिस जॉनरा में भी ये गा रहे होते हैं, आपको पता लग जाता है कि ये परफेक्ट है, यहाँ पे थोड़ा सा एग्जैक्टली, डेफिनेटली। चलें बस फिर ठीक है। आतिफ असलम का एक सॉन्ग है वो आपको सुनाते हैं और फिर पूछेंगे सलमान भाई से कि ये जो है ये उनको कैसा लगा। तो अभी थोड़ी सी देर में जो है वो हम आपको आतिफ असलम का ये सॉन्ग जो है वो बताएंगे। अच्छा सलमान भाई, फिर आप कैसे डिसाइड करते हैं कि नहीं अच्छा पहला वाला सॉन्ग इनका ज़्यादा इन्होंने अच्छे से गाया था, उसके अंदर ज़्यादा सुर लगे हुए थे, उसमें जो है वो परफेक्ट उतार चढ़ाव था, सारी चीज़ें, आवाज़ अच्छी थी। आपको जो है ना आपके म्यूजिक ट्रैक पे बरकरार रहना पड़ता है। अच्छा। और दूसरी बात ये होती है कि आप सुरों पे हमें थोड़ा सा होता है अच्छा। कि मैं बोलता हूँ कि जब सिंगर ऑडियो चल रहा होता है तो हमें थोड़ा सा आइडिया होता है यार यहाँ कच्चा रह गया। अच्छा। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह काम किया बहुत, मैं वही तो बता रहा हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह काम किया, काफ़ी टाइम हो गया। ये आप बड़े सिंगर्स की गलतियां निकाल रहे होते हैं जो सिंगर्स गा रहे थे, जस्ट लाइक अली जफर। मैंने भाई शफकत भाई को सुना है, अच्छा। और उन्होंने एक टेक पे एक सॉन्ग गाया था खमाज। अच्छा। और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे याद है ये जब नया नया रिकॉर्ड हुआ था तो मैंने ऑडियोज़ का रिकॉर्ड किया था, और मेरे साथ हमारे सीनियर रिकॉर्डिस्ट थे जो हमारे कोक स्टूडियो के साउंड इंजीनियर है इसाक भाई, तो उन्होंने इसको ऑडियो रिकॉर्ड किया था। तो मैं बैठा था, मैं देख रहा था ना, मैंने बोला फाइनल टेक है ये, मैंने ग्रेट यार, क्योंकि हमें उस टाइम अंदाज़ा नहीं होता था कि यार ये इतना परफेक्ट बोल रहे यार, माशाल्लाह ग्रेट है यार, एक टेक पे उन्होंने गाया, क्योंकि उनको एक विरसे से मिला था, विरासत से आ रहा था। शफकत, अमानत अली,
ठीक है, अमानत अली खान साहब से घर यानी आप ये कह रहे हैं जर्नी कि जो आपने ये जो सॉन्ग का जिक्र किया, जी जी। ये जो गाया था, ये जो सिंगर हैं, आपने इनका क्या नाम बताया? शफकत भाई, शफकत भाई, हाँ, अमानत शफकत अमानत भाई। ये जो है ही वॉज परफेक्ट, लेकिन बाकी जब गाते हैं तो कोई ना कोई कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं कच्चा पक्का मैंने कुछ वही ऐसे तो रह बताया जाता कि देखिए उनकी जर्नी में वो हाँ। एक घराने से है, तो डेफिनेटली उनका जब तक वो 6 घंटे रियाज नहीं करेंगे ना डेली, हाँ। वो समझ लो वो कहते हैं हम 6 घंटे रियाज नहीं करेंगे डेली, हाँ। तो हम कम से कम पीछे 6 महीने पीछे चले जाते। खुद का कहना होता है, सही, क्योंकि सही। हमें बताया जाता है यार कैसे कर लेते, हाँ। बोलते हैं हमारी तो जर्नी में आओ, अगर हम रियाज नहीं करें 5-6 घंटे या के टाइमिंग में दिन में सही। हम 2-2 घंटे रियाज करते हैं, हाँ। तो हमारा गला बरकरार रहेगा। सही। चलिए जी, अभी ढेर सारी बातें करनी है सलमान भाई से, और सलमान भाई बड़ी बड़ी सारी बातें कर रहे हैं। अब्दुल्ला, आप कितनी देर रियाज करते हैं? ये तो बड़े सिंगर्स की बात हो रही थी, लेजेंड्स की। आप बताएं जरा, आप कितनी देर रियाज मैं इतना नहीं करते कर हैं? पाता, मैं इतना नहीं करता, 1 घंटे मुश्किल से बैठ जाता हूँ मैं। अच्छा, चले, आतिफ असलम की बात हो रही है, तो कोई आतिफ असलम का सॉन्ग जरा हमें सुना देना थोड़ा सा। इनको आपने जज करना है आज भाई। अभी जा रही है, देखें अभी से बात हो रही थी, अभी हाँ, पीछे सही, प्लेबैक सही, उन्होंने हाँ। मुझे बताई थी ये बात कि हाँ। सलमान भाई मैं अभी एक्चुअली मुझे 2 इयर्स हुए मैक्सिमम, हाँ। अभी मैं उस चीज़ स्टार्टिंग में हूँ, हाँ, exactly। लेकिन आप फिर भी जज तो कर लेंगे ना कि ये मुस्तकबिल में क्या बन सकते हैं। चलिए जी अब्दुल्ला, स्टार्ट हो जाए आप। दहलीज पे मेरे दिल की जो रखे है तूने कदम, मेरे नाम पे मेरी जिंदगी लिख दी मेरे हमदम। ना सीखा मैंने जीना जीना तुझसे जीना, ना सीखा मैंने जीना मेरे हमदम, ना सीखा मैंने जीना जीना तुझसे जीना, ना सीखा मैंने जीना मेरे हमदम। सच्ची सी है ये तारीफें दिल से जो मैंने करी है, जो तू मिला तो सजी है दुनिया मेरी हमदम। हो आसमां मिला ज़मीं को मेरी आधे आधे पूरे हैं हम, तेरे नाम पे मेरी जिंदगी लिख दी मेरे हमदम। ना सीखा कभी जीना जीना। सलमान भाई दोनों बैठे। सलमान भाई जरा आप कुछ गुनगुना दें भाई जल्दी से। अच्छा, एक पुराना ओल्ड सॉन्ग है, हाँ। उसको मैं सुना देता हूँ, हाँ। और वो मेरे गले की रेंज के हिसाब से भी अच्छा लगेगा, हाँ, सूट करेगा। हाँ। तो कुछ ऐसा है कि बोलो 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 क्या देखा, बोलो 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 क्या देखा तुमने मेरे में, क्या देखा? वैसे तो चेहरे हजारों हैं मेरी उदास निगाहों में, तुमने क्या देखा, क्या देखा। मेरी गाड़ी देखी या मेरा बंगला देखा, या मेरा टूटा हुआ दिल देखा, मेरे सपने देखे या मेरा जज्बा देखा, ना मेरा टूटा हुआ दिल देखा। तुम्हें प्यार मुझसे नहीं है, प्यार मुझसे नहीं है, प्यार मुझसे नहीं है। मैं तुमसे दूर चला जाऊं या पास चला आऊं, इकरार तुमसे नहीं है। ये भाई जबरदस्त।
और जिस तरीके से हम आपको बिल्कुल फ्लैशबैक में लेके जाते हैं ना, मैं आप लोग बनी के गाने के बारे में बात कर रहे थे। बनी का कह रहा था, जी, मैंने जी, जी। सिद्धार्थ भाई पर फिर वो भी तो सुना देना सलमान भाई, बिल्कुल, जरा वो भी अब्दुल्ला, जरा आप जो है वो गिटार प्ले करने की कोशिश करें। ये वाला सॉन्ग आई डोंट नो आपने सुना है या नहीं सुना। चलो मैं सुनाता हूँ, खुद ही हाँ। उसको कर दीजिएगा। 1 2 3 4 तुम हो जवां मेरी जान जहां है ये जिंदगी हंसी, जिंदगी का है निशान मेरी जान है जाने जा। भूल गया, sorry। चले जी, हम यादें ताज़ा कर रहे हैं और हम ये यादें ताज़ा कर रहे हैं कि पहले जो सॉन्ग्स होते थे वो किस तरह के सॉन्ग्स होते थे, तो आज जो सॉन्ग्स हैं वो कितने डिफरेंट हैं। सलमान भाई, ये जो लिरिक्स वगैरह होते हैं ये कितने डिफरेंट लगते हैं आपको? अभी वाले ज़्यादा अच्छे या पहले वाले टाइम के ज़्यादा अच्छे थे? पहले वाले का जाहिर है, पहले वाला टाइम तो बहुत ही अच्छा था। हाँ। बहुत अच्छी मेलोडीज होती हाँ। थी और बहुत अच्छी अरेंजमेंट्स होती थी। सही। अब मैं बॉलीवुड को कंपैरिजन करूं या पाकिस्तान को करूं, लेकिन पाकिस्तान का जो म्यूज़िक है इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग म्यूज़िक। अच्छा। बॉलीवुड भी इस बात को जस्टिफाई करता है कि नहीं यार ये सही। ऐसा क्या है, हाँ। यार ऐसा म्यूज़िक में इनके क्या है। बिल्कुल, वो एक उनकी एक वीडियो वायरल हुई थी ना इंडियंस की, वो कहते जी क्या है इन लोगों के पास, कौन सा ऐसा कैसा टैलेंट है, तो equipment अभी है आपको और- बताते हैं हम कि हमारे पास कौन सा ये टैलेंट है। जरा ये आपने सुना आतिफ असलम का ये सॉन्ग, भाई ये जो सॉन्ग आया है इन्होंने ये देखिए रिसेंट है, ये इतना कोई ओल्ड सॉन्ग नहीं है। देखिए मैंने अच्छा। आपको बताया ना, जो पहले वाला फर्स्ट इनका उठा ले एल्बम हाँ। पे चल और अभी का एग्जाम्पल कर ले, बहुत सा फर्क है। अच्छा। एग्जैक्टली तो आज सही। देखिए बिल्कुल ऐसा परफेक्ट गा रहे हैं, रियाज है, प्रैक्टिस है, म्यूजिशियन है, गिटार बजा रहा है, उसको पता है मेरा टोन कैसा है, हाँ। कहाँ मैं निकल रहा हूँ। सही। ऐसे हमारे आसिम अजहर है, बहुत अच्छे सिंगर है, हाँ। न्यू टैलेंट है, कोई इतना ओल्ड नहीं हो गया सही। वो, लेकिन वो गाता है तो उसको खुद पता अंदाजा होता है कि नहीं यार मैं कैसा गा रहा हूँ, हाँ। मेरा टोन क्या आ रहा है। वो अपने अपने हेयरिंग की तरफ उनको बहुत उनका फोकस होता है कि नहीं यार मैं कैसा गा रहा हूँ, सही। और मेरा वोकल्स कैसा आना चाहिए। सही। तो ये अच्छी क्वालिटी है, सही, ये हर सिंगर में होनी ये- चाहिए, जो कि मैंने नहीं देखा। हाँ, कि ये ज़्यादातर अच्छी सिंगर- क्वालिटी। अच्छा, एक सॉन्ग है जो कि जिसके ऊपर सभी जो है वो सॉन्ग अपने रील्स पे भी लगा रहे होते हैं और वो सॉन्ग जो है वो सब जगह चल भी रहा होता है। भाई अली ज़फ़र क्यों पीछे रहे? तो अली ज़फ़र ने तो ये गा ही दिया। मौसम ज़रा सा रूठा हुआ है, ये तो कराची की सिचुएशन पर इन्होंने गा दिया लगता है। अच्छा जी, आप बताएं ये जो अली ज़फ़र ने सॉन्ग अभी गाया है ये कैसा लगा आपको? नहीं, गाना बहुत अच्छा है। हाँ। देखिए इनका वोकल टोन बहुत अच्छा है, और हाँ। जिस सिंगर का ये सॉन्ग है ओरिजिनल, अच्छा। क्योंकि उनके उनके फैन है, ये उनको कॉपी किया इन्होंने और हाँ। गाते हुए थे। हाँ। फर्स्ट एल्बम में भी मैंने सुना था इनका। सही। तो ये कि ये देखें, ये एक आइकॉन है और ये एक सेलिब्रिटी है। सही। आतिफ जो अपने अली का ज़फ़र, गाना, जी ठीक जी है? जी जी। तो मैं ये नहीं समझता कि इनको ये ऑडियो या कवर सॉन्ग करने चाहिए, इनका एक लेवल है यार। मतलब आप ये कह रहे हैं कि अली ज़फ़र को ये कवर सॉन्ग नहीं गाना चाहिए? मुझे नहीं लगता, मैं नहीं समझता, लेकिन ये कि अच्छा। इनका एक अपनी एक लेवल है यार। इनको जब लोग सुनते हैं तो लोग बोलते हैं नहीं अली ज़फ़र लेकिन आया ये है उन्होंने पे। गाया है तो ये ठीक है। उन्होंने बताया ना, बाकी इंडिया के जो बेस टू डे सिंगर्स हैं उनको बताया ना कि ये गाना ऐसे गाया जाता है, इसलिए इसको इस तरह भी तो देख सकते हैं ये ना। भी हो सकता है, हाँ। लेकिन ये कि लेकिन इनको भी पता है और लोगों को भी पता है इनके लेवल का। हाँ। आतिफ असलम ने क्यों नहीं गाया ये गाना? अच्छा, मतलब आप ये कह रहे हैं कि ये आप सॉन्ग मुझे उनके बताएं ना। लेवल का ही नहीं था तो उन्होंने क्यों गा लिया? नहीं, मैं ये लेवल की बात नहीं कर रहा, हाँ। मैं कवर की बात कर रहा हूँ। हर दूसरा बंदा ये कवर करके यूट्यूब पे अपलोड कर रहा है, हाँ। चैनल्स पे अपलोड कर रहा है, लेकिन ये कि जनाब मौसम ज़रा सा रूठा हुआ है, ये तो कराची की सिचुएशन पर इन्होंने गा दिया लगता है। अच्छा जी, आप बताएं ये जो अली ज़फ़र ने सॉन्ग अभी गाया है ये कैसा लगा आपको? नहीं, गाना बहुत अच्छा है। हाँ। देखिए इनका वोकल टोन बहुत अच्छा है, और हाँ। जिस सिंगर का ये सॉन्ग है ओरिजिनल, अच्छा। क्योंकि उनके फैन है, ये उनको कॉपी किया इन्होंने और हाँ। गाते हुए थे। हाँ। फर्स्ट एल्बम में भी मैंने सुना था इनका। सही। तो ये कि ये देखें, ये एक आइकॉन है और ये एक सेलिब्रिटी है। सही। आतिफ जो अपने अली का ज़फ़र, गाना, जी ठीक जी है? जी जी। तो मैं ये नहीं समझता कि इनको ये ऑडियो या कवर सॉन्ग करने चाहिए, इनका एक लेवल है यार। मतलब आप ये कह रहे हैं कि अली ज़फ़र को ये कवर सॉन्ग नहीं गाना चाहिए? मुझे नहीं लगता, मैं नहीं समझता, लेकिन ये कि अच्छा। इनका एक अपनी एक लेवल है यार। इनको जब लोग सुनते हैं तो लोग बोलते हैं नहीं अली ज़फ़र लेकिन आया है ये पे। उन्होंने गाया है तो ये ठीक है। उन्होंने बताया ना, बाकी इंडिया के जो बेस टू डे सिंगर्स हैं उनको बताया ना कि ये गाना ऐसे गाया जाता है, इसलिए इसको इस तरह भी तो देख सकते हैं ये ना। भी हो सकता है, हाँ। लेकिन ये कि लेकिन इनको भी पता है और लोगों को भी पता है इनके लेवल का। हाँ। आतिफ असलम ने क्यों नहीं गाया ये गाना? अच्छा, मतलब आप ये कह रहे हैं कि ये आप सॉन्ग मुझे उनके बताएं ना। लेवल का ही नहीं था तो उन्होंने क्यों गा लिया? नहीं, मैं ये लेवल की बात नहीं कर रहा, हाँ। मैं कवर की बात कर रहा हूँ। हर दूसरा बंदा ये कवर करके यूट्यूब पे अपलोड कर रहा है, हाँ। चैनल्स पे अपलोड कर रहा है, लेकिन ये कि ये एक सेलिब्रिटी है।
सही। ठीक है, इन्होंने और भी अपने चैनल्स पे गाने डाले, आप कवर डालें, मतलब आप पाकिस्तानी कह रहे हैं डालें। कि ये खुद आइकन है तो इनको इस तरह से ये कवर सॉन्ग नहीं डालना चाहिए था। ये अपने लिए आप अपने जो रीजनल सॉन्ग्स हैं, हमारे पाकिस्तान के सॉन्ग्स हैं, हाँ। उन्होंने वो भी कवर करके डाले। हाँ। एक हमारी पख्तून सिंगर है, उनके साथ इन्होंने पश्तो गाना गाया, हाँ। बलोची गाना बच्ची के साथ गाया, हाँ। वो नॉट बैड, वो अच्छा लगता है यार, हमारा सही। अपना रीजनल सॉन्ग है, वो हाँ, अपना गाया। सही। लेकिन आप किसी कंट्री का और आप गा रहे हैं और अपने यूट्यूब पे अपने चैनल पे भी डाला, अपनी कंपोजिशन अपनी प्रोडक्शन से किया, नॉट बैड। लेकिन ये कि मेरी नज़र में ये थोड़ा डिजर्व नहीं सलमान भाई की करता है। नज़र में जो है वो अली जफर ने क्यों ये कवर सॉन्ग जो है वो गाया, बताइएगा ज़रा ज़रूर आप क्यों गाया आपने कवर सॉन्ग। चलिए जी, अच्छे बहुत सिंगर शुक्रिया। हैं वो, मुझे हाँ वो सलमान आदमी। भाई बहुत शुक्रिया। अब्दुल्ला हमारे शो पर है। चलिए जी, शो में यहाँ वक्त तो एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो करेंगे ढेर सारी बातें। वेलकम बैक। तो दुनिया भर में सीनियर सिटीजन्स का दिन मनाया जा रहा है और ये जो सीनियर सिटीजन्स का दिन होता है ना, ये हमें सिखाता है कि हमें हमारे बड़ों की इज़्ज़त करनी चाहिए, एहतराम करना चाहिए और हमारे प्यारे हमारे पेरेंट्स, हमारे बुज़ुर्ग, हमारी खालाएँ, हमारे मामू, हमारे चचा फूफी, जितने भी हमारे ग्रेट ग्रैंड्स हैं, जितने भी हमारे अंकल्स हैं, आंटीज़ हैं, उनका हमें एहतराम करना चाहिए और स्पेशली अपने माँ बाप को तो बिल्कुल अपने दिल की धड़कन के साथ रखना चाहिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं हो पाता, तो फिर ये सीनियर सिटीजन्स कहाँ जाते हैं और इनका हाथ कौन थामता है? और इनका हाथ थामने वाले जो होते हैं ना, वो बहुत बड़ा काम कर रहे होते हैं। ये एक बड़ा सवाब वाला जो है वो काम है, ये बड़ा इसका अजर अजीम है। तो आज इस पर बात करने के लिए हमारे साथ जो हैं वो दारुल सुकून से CEO मौजूद हैं, सेवियो एम्परेरा साहब, और हमारे साथ रियाज अम्मा मौजूद हैं और लतीफ़ अंकल मौजूद हैं। इन सबको वेलकम करते शो में। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। कैसे हैं सर, आप ठीक ठाक हैं? वालेकुम सलाम। सर ये बताएं कि दारुल सुकून नाम ही इसका ऐसा है कि जिससे फील होता है कि लोगों को सुकून मिलता होगा। दारुल सुकून में इस वक्त कितने सीनियर सिटीजन्स हैं और किस तरीके से आप इनकी टेक केयर करते हैं? दारुल सुकून के जो कराची, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ हमारे टोटल हमारे 3 ब्रांचेस हैं। हाँ। जो कराची का ब्रांच है, जहाँ पर MA जिन्ना रोड पर दारुल सुकून सीनियर सिटीजन्स ब्रांच, यहाँ पर इस वक्त 120 के करीब सीनियर सिटीजन्स, जिसमें मर्द और ख़वातीन दोनों शामिल हैं। 120 के करीब यहाँ पर हैं और राशिदाबाद में एक और खोला हुआ है रिसेंटली 2018 में, तो वहाँ पर भी 90 के करीब वहाँ पर भी सीनियर सिटीजन्स मौजूद है। जो कि यहाँ कराची किल्लत, वी हैव शॉर्टेज ऑफ स्पेस, तो हमने वहाँ शिफ्ट किए हैं जो यहाँ अकोमोडेट नहीं कर पाते। सही, तो इस सही, वजह से सही। रियाज अम्मा हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम अम्मा, कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? जी बेटा, तबीयत ठीक है? हाँ खुदा का शुक्र है, अब तक अच्छा। बैठे। नहीं, अल्लाह ताला आपको और लंबी क्या उम्र दे, सेहत दे। अम्मा कब आई हैं आप यहाँ पे दारुल सुकून में? मैं पहले तो मेरे शोहर का इंतकाल हुआ, जी, मैं जी। उसे फेस कर रही थी। जाहिर है मुश्किलातें तो होंगी, जी जी जी। तो मैं उसे फेस कर रही थी कि मेरे बेटे का हो गया। अब जो मेरे बेटे का हुआ तो मैं बस अब चलती फिरती लाश हूँ। मुझे खुद अपनी खबर नहीं, मैं क्या करूं। बस मेरा दिल घबराता है, इधर चली जा रही हूँ, उधर आके लेट गई, फिर आके यहाँ अल्लाह बैठ ताला गई। आपको सब्र ऐसे जमील मेरे अता करे, अल्लाह ताला डिप्रेशन आपको टाइप हिम्मत अता करे। की चीज़ जो है जी। वो मेरे पर हो गई है। जी। और इसके लिए मैंने वहाँ कहा भी है कि अगर डिप्रेशन का कोई इलाज है तो खैर, हाँ, तो आप ज़रा सा मुझको ज़रा गाइड करें। सही। अच्छा ये बताएं कितने बच्चे हैं आपके? एक ही बेटा था? मेरे 2 बच्चे थे। अच्छा। क्योंकि मेरे शौहर 8, 10, 20 के खिलाफ थे, जी जी। तो एक लड़की एक लड़का। अच्छा। लड़की मेरी अमेरिका में है, उसने मुझे बहुत बुलाया, लेकिन मैंने कहा मैं वहाँ नहीं आऊँगी, क्योंकि दारुल सुकून में मैंने अपनी जगह कर ली है। जब बेटे का इंतकाल हुआ तो मैं गई। हाँ। मैंने कहा ये जो कब्र है इसके करीब मेरा कर दो। वो कहने लगे अम्मा ऑर्डर नहीं है, आप जो कह रही हैं उसका हमको हुक्म नहीं है, तो हम क्या करें। जब वक्त आता है हो जाता है, फिर इस तरीके से हम वहाँ तो से आ आप गए। यहाँ दारुल सुकून में रह गई? अब मैं दारुल सुकून में बैठी हुई हूँ। लेकिन अम्मा आप बस हिम्मत करें और बेचैन बहुत हूँ, आराम की जगह है, कोई तकलीफ नहीं है, हाँ, मगर ये है कि मैं बेचैन हूँ, मगर मैं क्या करूँ ये मुझे पता ही नहीं, खुद ही नहीं मालूम। अल्लाह ताला आपको सब्र दे, अल्लाह ताला आपकी मुश्किलात को दूर करे। और मैं आपसे भी कहूँगी अगर डिप्रेशन की कोई आपके पास
हो दवा तो बताइएगा। बिल्कुल अम्मा, बिल्कुल मैं आप मंगा लूंगी। आपको इस हवाले से मैं ज़रूर मंगा हम लूंगी, अकोमोडेट हाँ। करेंगे, बिल्कुल इंशाल्लाह इंशाल्लाह। लतीफ़ अंकल अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप अंकल, ठीक हैं? बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा ये बताइए कब से हैं आप दारुल सुकून में? ये समझे 40 महीने कंप्लीट हो चुके हैं। अच्छा 40 मंथ कंप्लीट। अच्छा आज पहली तारीख है, आज से एक 41 महीना शुरू होगा। अच्छा आप कब आए यहाँ पर अंकल? हैं? आप कब आए यहाँ दारुल सुकून में, कब आए? 40 महीने कंप्लीट हो ठीक। गए, यानी जून 2022 से मैं इधर हूँ। कैसे आए अंकल? घर में कौन कौन है? बच्चे हैं आपके? हाँ, मेरी बीवी भी है और बच्चे भी है। बीवी है आपकी? बीवी है, बिल्कुल है। और अच्छा। बच्चे भी हैं, वो भी पढ़े लिखे हैं। एक केमिकल इंजीनियर है, एक चार्टर अकाउंटेंट है, वो सब पढ़े लिखे हैं। तो आपको यहाँ क्यों छोड़ गए अंकल? आप यहाँ क्यों? छोड़ नहीं गए। हाँ मेरे साथ मेरे घर में एक ऐसी प्रॉब्लम हो गई कि जो मेरे प्रिंसिपल के खिलाफ थी। और वो वो प्रिंसिपल, क्या प्रॉब्लम थी? प्रॉब्लम ये था कि हमको एक मकान, हमारे बच्चों को मकान लेना था। जी तो उन्होंने कहा कि हमें 10 लाख रुपए की ज़रूरत है। जी तो हमने बोला कि 10-12 लाख की रकम पे हम अपना कारोबार करके आप लोगों को और आपके अम्मा को खर्चा देते हैं। जी। अगर हम 10 लाख रुपए आपको दे देंगे तो हम कौन सा काम कर सकेंगे, हमारे पास सरमाया नहीं होगा, तो हम हमारा बिजनेस चालू जिंदगी जारी नहीं कैसे रख गुजरेगी? सकेंगे। हाँ आई कैन अंडरस्टैंड। जी हाँ, जी आप तो- अपना खर्चा कैसे करेंगे? तो जी मेरे बच्चों ने कहा कि आप फिक्र नहीं करें, मैं इंजीनियर बन गया हूँ, 3-4 महीने में मुझे नौकरी मिल जाएगी। आप हमको मकान खरीदने में मज़ीद 10 लाख रुपए घट रहे हैं। पुराना मकान हमने बेचा है और थोड़ा सा हेल्प दूसरे रिश्तेदार से भी हो चुका है। जी। अभी 31 लाख में हमारा मकान बेच चुके हैं। 14 लाख हमारा रिश्तेदार देगा, 10 लाख अब्बू आप दे देंगे। तो मैंने औलाद समझ के उनको दे दिया। जी मैंने कहा अभी मेरे पास 1.5 से 2 लाख रुपए है, ये तो मैंने अपनी मैयत के लिए रखे कि इंसान अल्लाह को ताला एक आपको न लंबी उम्र दे, एक सेहत दिन दे, तो जिंदगी अल्लाह दे। को प्यारा होना है। उस वक्त अगर इतनी रकम न हो तो किसी के पास जाना कि मेरे बाप को दफनाना है, ये करना है, तो ये इतनी तो मेरे रकम रखनी पड़ेगी। मैंने 10 लाख दे दिए। तो मैंने कहा अब खर्चा कैसे चलेगा, हम आपको 10 लाख देंगे तो घर का खर्चा कैसे चलेगा। जो मैं कमाता हूँ मेरी सरमाए से कमाता हूँ, मैं किसी का मुलाजिम तो नहीं हूँ। तो उन्होंने कहा कि आप फिक्र नहीं करें, 2-4 महीने में हमें नौकरी मिल जाएगी, आप फिक्र नहीं करें। फिर 4-5 दिन हुए नए मकान में पहुँचने के बाद, तो इन्होंने कहा अब गुसल खाना हमको बनवा दो, अमेरिकन किचन बनवा दो। मैंने कहा आप लोगों ने कहा 10 लाख अब्बू दो, हमने दे दिए। जो मजबूरियाँ थी वो भी हमने आपको बयान कर दी। अभी मेरे पास मजीद सरमाया नहीं है, ने जो 1.5-2 लाख रुपये वो तो मेरी मैयत के लिए रखे हैं। कि यूँ कराची शहर है, बहुत बड़ा शहर है, कब्रिस्तान में जगह तो लेनी आपका पड़ती। कॉन्फ्लिक्ट कहाँ हुआ, झगड़ा कहाँ हुआ, किस हैं? बात पर आपका झगड़ा हुआ जो आप यहाँ आए? ये फिर अंकल? झगड़ा ये न कि मेरे को बोले कि तुम हमको पैसे दे दो, फिर हम घर का खर्चा आपको बिल्कुल नहीं मांगेंगे। अच्छा फिर मेरे पास 2 लाख थे। हाँ। तो इन्होंने कहा कि ये करो वो करो वो करो। मैंने कहा मेरे पास 2 लाख जो बचे, कोई मुझे जुआ नहीं खेलना है, कि कोई हाँ। गलत काम नहीं करने हैं, हाँ। मेरी मैयत के लिए रखे हैं। खुदा न करता मुझे अल्लाह ना कुछ करे। हुआ हाँ। तो क्या करोगे उस वक्त। मेरे पास पैसा हो तो मेरे पैसों से मैं कब्रिस्तान में जाऊँ न, मैं कैसे किसी पे बोझ डालूँ कि मेरी मैयत भी किसी के पराए पैसों से उठे। तो मेरे प्रिंसिपल, हम आपको पैसा नहीं मांगेंगे। मैंने कहा पैसा नहीं मांगोगे, घर का खर्चा कैसे चलेगा। फिर आप उनके साथ रह रहे थे घर में? हैं? आप उनके साथ उनके नए घर में रह रहे ना, थे? जिस दिन ये मगजमारी हुई इस टाइप की, जी तो हमने कहा कि भाई तुम आपने वादा खिलाफी की, हाँ। हम आपसे पैसा नहीं मांगेंगे। फिर आपने कहा कि ये करवा दो वो करवा दो, मजीद पैसा तो है नहीं मेरे पास। हाँ। 2 लाख है वो मेरी मैयत के लिए। तो मैंने कहा आप क्यों मुकर गए। हाँ आई एम ए मैन ऑफ प्रिंसिपल। मैंने कहा मैं प्रिंसिपल, वाई शुड आई वेस्ट माई टाइम हियर, आई एम गोइंग। मैंने अपनी मर्जी से घर छोड़ दिया।
फिर मेरी बहनों के साथ बात की। वो बुलाते हैं अंकल, आपको वापस बुलाते हैं? बच्चे कहते हैं आ जाएं वापस? ना, एक दो दफ़े आए मिलने के लिए है, तो वहाँ हमने देखा कि वहाँ का माहौल इस टाइप का है कि अगर मैं आपसे बात करूँ हाँ। तो ये मोहतरमा से क्या बात हुई, ये लतीफ़ भाई के बेटे मिलने आए, इसे यूँ बात। मैंने कहा आप मेरे पास ना आया करें। हाँ। मैं तो अगर कोई मसला है तो मुझे मोबाइल के थ्रू इंफॉर्मेशन दे, मैं खुद आ जाऊँगा। तो उन्होंने आना बंद कर दिया। और ये कभी नहीं बात छड़ी कि अब्बू और हमारे साथ आपकी बीवी भी तो है ना अंकल? हाँ, बीवी है। हाँ। मगर ये तीनों की राय एक जैसी है कि अब्बू को कभी भी घर में नहीं बुलाना है, क्योंकि इनकी एक सोच बन गई है कि हमको तीनों को इंडिपेंडेंट रहना है। अब्बू को घर में नहीं बुलाना है? हाँ, और ये पढ़े लिखे बच्चे भी हैं, दे आर स्टिल बैचलर, अभी उन्होंने शादियाँ भी नहीं की है। ये बात है, जो खुल के बात है मेरी उतनी मैं करता हूँ, उसमें 1% भी अपने तरफ से नहीं मिला था। ये गॉड देख रहा है, अल्लाह देख रहा है। बात यह है कि जो हमारे पेरेंट्स हैं ना, वो सर आंखों पर होते हैं, और अगर आप अपने पेरेंट्स के सामने उफ भी करते हैं ना, और उसका भी आपको जवाब देना पड़ जाता है, तो माँ बाप जो होते हैं ना, उनको कभी उनका दिल ना दुखाएं। मतलब जो इस तरह के बच्चे होते हैं, मैं ये नहीं कह रही कि उनके बच्चे ख़राब होंगे या जो भी इनका झगड़ा है, जो भी कॉन्फ्लिक्ट है, कम से कम आपके फादर, आपके मदर जैसे भी हैं, आपने अगर बहस करनी है, वो भी नहीं करनी चाहिए, तो आप घर में कर लें। आप उनको जो कहना चाहते हैं आप घर में कर लें, लेकिन अपने माँ बाप को इस तरह से प्लीज़ मत छोड़ें, माँ बाप को मत छोड़ें। जो माँ बाप का सहारा बनता है, अल्लाह ताला उसका सहारा बनता है। जिसने माँ बाप का किया, आप यकीन करें कि आज आप अपने फादर से शायद किचन के बनवाने के लिए पैसे मांग रहे हैं ना, लेकिन अगर आप ये बात जाने देते, अपनी ये ख्वाहिश मार लेते, आप अपनी ज़िंदगी की सारी ख्वाहिशें मार लें और अपने माँ बाप की ख्वाहिशें पूरी करें, ट्रस्ट मी, अल्लाह ताला आपको आपके लिए बेहतर रास्ते बनाता है और अल्लाह ताला आपको और आगे लेके जाता है। क्योंकि इतना हौसला पैदा करें कि अपनी ज़िंदगी की बड़ी बड़ी खुशियाँ, बड़ी बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ माँ बाप के लिए एक दफ़ा छोड़ के देखें। ट्रस्ट मी, अल्लाह ताला आपको बहुत ज़्यादा आगे लेके जाएगा और आपको यकीन आएगा कि जो खुशियाँ, जो अपॉर्चुनिटीज़ मैंने अपने माँ बाप के लिए छोड़ी, उसके बाद अल्लाह ताला ने मुझे उससे बेहतर चीज़ें दी। ये ज़रूर इम्प्लीमेंट करें। आपके माँ बाप सख्त मिजाज के हैं, आपके माँ बाप आपको डांटते हैं, जो भी करते हैं, वो आपके पेरेंट्स हैं। आपको अपने पेरेंट्स को अपने साथ रखना चाहिए, वो आपकी ज़िम्मेदारी भी हैं, वो आपकी ज़िंदगी का इम्पॉर्टेंट हिस्सा भी हैं। इसका जवाब आप दुनिया में भी देते हैं और आखिरत में भी देते हैं। और अगर आप चाहते हैं आपकी दुनिया आखिरत बेहतर हो जाए, तो अपने माँ बाप को बेआसरा ना छोड़ें कि वो इस कंडीशन में हो कि उनका दिल दुख रहा हो, कि कोई ये कह रहा हो कि कोई डिप्रेशन का मरीज़ है, उसका इलाज करा दे, कोई ये कह रहा हो कि मैं अगर मर गया तो मैं अपने पैसों से अपना कफन दफन करूँ। दिस इज़ सच पेनफुल थिंग। सेवियो परेरा साहब, आप बताएं, आप इन लोगों के लिए क्या कुछ कर रहे हैं और क्या कुछ हो रहा है दारुल सुकून में? पहली बात है कि जैसे रियाज आंटी जी कह रही हैं कि रेगुलर बेसिस पे डॉक्टर तो हमारे पास होते हैं जो कि इनकी जो कि कह रही हैं डिप्रेशन तो है, लेकिन उसके लिए इलाज भी चलता है इनका, और उसके साथ उनकी जो एक्टिविटीज़ होते हैं, सोशल एक्टिविटीज़, इनको हम आउटिंग्स के लिए लेके जाते हैं ताकि इनका ओवरऑल सोशल इंटरेक्शन इन्वायरमेंट के साथ हो। इनको आउटिंग्स भी करवाते हैं, किंजर झील लेकर जाते हैं, मॉल्स लेकर जाते हैं, जो डोनर्स हमें इनवाइट करते हैं तो वो इनके लिए डिफरेंट मॉल्स में इनकी डिनर्स वगैरह करवाते हैं। जहाँ पर लतीफ़ अंकल की बात है, हमने इनके जो हम काउंसलिंग इनकी भी करते हैं और इनके फैमिली से भी हम रब्ता करते हैं कि प्लीज़ देखें, फैमिली तो मिलाने की कोशिश भी करते हैं। हाँ, जाहिर है कि अगर कोई शख्स वापस अपने घर चला जाए अपने बच्चों के साथ, तो इट इज़ बेटर, ताकि क्योंकि वो खुद कह रहे हैं कि मेरे बेटे पढ़े लिखे हैं और एक पूरी लाइफ है, तो एक फैमिली लाइफ को डिस्टर्ब, देखें गलती ताली दोनों हाथों से बचती है। लतीफ़ अंकल कह भी रहे हैं कि मैंने खुद छोड़ा है घर, लेकिन हमारा ये भी काम फ़र्ज़ बनता है कि हम इनको फैमिली से दोबारा मिलाएं, कोशिश हमारी होती है। पेरेंट्स तो ऐसा करते हैं ना, कभी पेरेंट्स नाराज़ भी हो जाते हैं, तो मनाना तो औलाद का फ़र्ज़ है ना। मतलब आपके फादर अगर नाराज़ हैं तो आप 100 दफ़ा चले जाएं मनाने के लिए। आपकी वालदा नाराज़ हैं, भैया आप 100 दफ़ा मार खा लें, 100 दफ़ा मना लें। आपके माँ बाप हैं,
जब आप अपने माँ बाप के ही नहीं हैं, जब आप अपने माँ बाप के ही नखरे नहीं उठा सकते, तो ट्रस्ट में आप किसी के भी नखरे नहीं उठा सकते, आप किसी के साथ लॉयल तो नहीं। हमारी यही कोशिश होती है कम से कम फैमिलीज हाँ। इनके बेटों से रब्ता होता है हम लोग कि भाई प्लीज़ आके एक मीटिंग कर लें, लेट्स डिस्कस, और एक हमारे काउंसलर्स जो बैठते हैं ताकि इनको अपने फैमिली के साथ दोबारा रीयूनाइट करने की कोशिश करते हैं। लेट्स होप के उम्मीद है कि इस बिल्कुल वीक कुछ ना कुछ हो जाए। आने वाले हफ्ते में अभी आएंगे। बताइएगा कि क्या कुछ हो रहा है दारुल सुकून में, इनको फैसिलिटेट करने के लिए आप लोग क्या कुछ कर रहे हो? इनकी काउंसलिंग्स भी करते हैं, इनकी फैमिली के साथ मिलाप भी होता है, साइकाइट्रिस्ट भी आते हैं, साइकोलॉजिस्ट भी आते हैं, इनकी जो प्लस इनको एक्टिविटीज़ में इंगेज भी रखते हैं, यू नो सिंपल स्टिचिंग और राइटिंग, बुक रीडिंग, पेंटिंग, तो ये सारे एक्टिविटीज़, ऑक्यूपेशनल थेरेपी इनकी होती है, तो डिफरेंट एक्टिविटीज़ में इनको इंगेज करते हैं। अच्छा, आज क्योंकि सीनियर सिटीजन्स का दिन है, तो आपने कुछ रखा है सीनियर सिटीजन्स के लिए? कल हमने एक फंक्शन रखा है इंशाल्लाह, अच्छा। तो क्योंकि आज कुछ और एक्टिविटीज़ थी, तो नेक्स्ट टुमारो डेफिनेटली वी आर हैविंग अ प्रोग्राम इन द सीनियर सिटीजन्स होम, तो वहाँ एक बहुत बड़ा एक एहतमाम कर रहे हैं सीनियर सिटीजन्स को, एक डिफरेंट परफॉर्मेंस करते हैं, अपने स्किल्स को वो हाईलाइट करते हैं, स्टेज में आके तकरीरें करते हैं, कुछ मिली नगमे, कुछ प्रोग्राम करते हैं ये लोग, तो ये कुछ प्रोग्राम कर रहे हैं कल हमारे सीनियर सिटीजन्स होम में। सही, आप लोग बहुत बड़ा काम कर रहे हैं और बहुत आप सब आपका काम कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया सीबी परेर साहब, रियाज आंटी आप हमारे शो पर आई। मेरे वालिद कलाम पाक लिखते थे। अच्छा। और मेरे नाना छापते थे। अच्छा। तो लखनऊ में निज़ामी प्रेस जी ऐसा नाम था कि अगर आप स्टेशन पर उतरे जी और उतर के ये कहें कि निज़ामी प्रेस ले चलो, तो वो आपसे और कोई बात नहीं करेगा, सीधा निज़ामी प्रेस आपके एंसेस्टर्स का था? अच्छा, चलिए बहुत शुक्रिया। जी जी, मैं यहाँ बहुत परेशान हो रही थी क्योंकि कोई अब है नहीं, सही, सब जा चुके हैं, जो बड़े थे सब जा चुके नहीं सब आपके साथ है। कोई हमारी एक छोटी बहन 4 साल की थी जब वो उसका इंतकाल हुआ, अम्मा मेरी रोती थी, मैं देखती थी बैठ के, मैं क्या करूं। सही। मैं यहाँ बहुत परेशान हो रही थी कि मैं क्या करूं। एक दिन मैं बहुत रो रही थी, तो फजीलत और इनकी बहन वो आई, उन्होंने मुझे लिपटा दिया कि नहीं हम करेंगे सब कुछ, हम आप बिल्कुल परेशान ना हो और आप बिल्कुल आप ना रोएं। सही, मुझे इतनी तसल्ली उन्होंने दी, और कोई भी बात होती है मैं फ़ोन करती हूँ, हाँ मैं फ़ौरन करेगी वो। सही, इस कदर उनके दिल में मेरी रहम दिली है, काइंडनेस है। बहुत शुक्रिया रियाज अम्मा, आप हमारे इज्जत देने वाला तो हाँ अल्लाह की बात है। बहुत शुक्रिया आप हमारे शो पे आई, बहुत शुक्रिया लतीफ़ अंकल हमारे शो पर आए। और आज का शो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा हमारी सोशल साइट पर। वालदैन के मामले में ना आप बहुत अल्लाह से भी डरें, और वालदैन के मामले में आप ये ख़याल रखें कि अगर कोई चीज़ आपकी मिस हो जाती है आपके माँ बाप की वजह से, तो अल्लाह ताला आपको उससे बेहतर चीज़ें अता कर देगा। ना माँ बाप से आप गुस्से से बात करें, ना कभी ये ख्याल जहन में लाएं कि आप उनके बग़ैर रह सकते हैं, वो तो आपके बग़ैर रह जाते हैं, लेकिन फिर आपको लाइफ टाइम ये पता चलता है कि उसकी वजह से आपके साथ साथ क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं। अपना ख्याल रखें और हमारा शो देखते रहें।